वी आर लाइव। तो सभी हमारी वेबिनार में लाइव जुड़ने वाले साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं डॉक्टर सुमित डुकिया और मेरे साथ में पैनलिस्ट होंगे हमारे राजस्थान वन विभाग की तरफ से अभिनव भारती। और अभिनव भारती रावली टाटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वन रक्षक है। और दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे पार्थ जगानी। और पार्थ जगानी पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर जिले में ऑर्गेनिक जैविक खेती के ऊपर पिछले करीब 10 साल से जी जान से मुहिम लगा के काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ में ये पश्चिमी राजस्थान के जितने भी ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, जिनको हम अपने स्थानीय भाषा में ओरन एंड गोचर कहते हैं, उनके ऊपर बायोडायवर्सिटी असेसमेंट का इनका शोध कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये कुछ स्थानीय एनजीओ के साथ में जुड़ के भी काम कर रहे हैं। तो सेकंड पैनलिस्ट अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। थर्ड पैनलिस्ट हमारे साथ में है चेतन मिश्र। चेतन मिश्र अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बेंगलोर स्थित संस्थान के एक रिसर्च स्कॉलर हैं। और ये हमारे मारवाड़ के नागौर जिले के रहने वाले हैं। और बीकानेर और उसके आसपास के इलाके, बीकानेर और बन्नी ग्रासलैंड दोनों जगहों पे ये ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं। तो ये बाकी डिटेल्स ये आपको बताएंगे। और अभिनव भारती के बारे में मैं बताऊं तो अभिनव भारती से मैं करीब पिछले 5-6 साल से संपर्क में हूं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का मौका मिला 2018 दिसंबर में 5-6 दिन के लिए हम अभिनव भारती के गेस्ट थे। और अभिनव भारती अभी उपवन संरक्षक वन्यजीव राजसमंद के अधीन रावली टाटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वन रक्षक हैं। और ये जून 2013 से राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। इनका गृह जिला पाली है। और इनकी कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हैं, उसमें ये विभागीय कार्य वन संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण के अतिरिक्त वन्य जीवों को चुनौतीपूर्ण वातावरण में रेस्क्यू करना, वन क्षेत्र में शिकारियों के धरपकड़ में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मेहनत से काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एक अलग ही मुहिम चलाई थी, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने एक ग्रीन अश्वमेघ नामक एक साइकिल यात्रा की थी, जो 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुई थी और 20 नवंबर 2021 को खत्म हुई थी। लगभग 45 दिन इनकी ये यात्रा थी। और जिसमें ये सिंगल अकेले साइकिल के ऊपर राजस्थान के सभी जिलों के अंदर से घूमते हुए 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा अकेले की थी, जिसमें इनका टारगेट रहा था कई विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु जागरूकता संदेश स्थानीय लोगों को इन्होंने दिया। साथ ही प्रत्येक जिले में इनका एक टारगेट था सिर्फ 5 पौधे स्थानीय स्कूलों में विद्यार्थियों के साथ रोपित करना। और कई जगहों पे 5 से ज्यादा भी पौधे लगाए, बट कुल संख्या 350 रही। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जगह हम लोग ये देखते हैं कि सब प्लांटेशन करो, और जिस दिन हम प्लांटेशन करते हैं उस दिन देखते हैं कि 500-1000 पेड़ हम एक साथ ही लगा देते हैं, पर उनमें से कितने पौधे जो है वो पेड़ बनते हैं, इसकी जिम्मेदारी न आप लेते हैं, न मैं लेता हूं, न कोई लगाने वाला और लेता है। तो अभिनव ने ये ठाना कि कम पौधे लगाए जाए, पर उनको उनके स्थानीय जो स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको एज ए संरक्षक उनको बोला जाए कि भाई आप इस पेड़ को बड़ा करोगे, इसलिए आप एक सिग्नेचर स्टाइल में लगाओ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अभिनव भारती की इस पहल का। और मैं इनवाइट करता हूं अभिनव भारती को, वो अपनी इस यात्रा से रिलेटेड जो है सारी यात्रा वृत्तांत जो है हम सब के सामने समक्ष रूबरू होके पेश करें। अभिनव। सभी ऑनलाइन जुड़े व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने जो अभियान चलाया और मैं फॉरेस्ट में कैसी लाइफ जीता हूँ और मेरे क्या पर्यावरण के प्रति क्या विचार है, उनको साझा करने के लिए एक मंच दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2013 से वन रक्षक पद पर वन विभाग में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि मेरी पर्यावरण के प्रति शुरू से ही लगाव रहा है, इसलिए मन में तो मैंने ये ठाना था शुरू से कि कोई भी जॉब करनी है तो वो वन से संबंधित करनी है। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मैंने एज ए फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन किया फॉरेस्ट में।
तो लगातार जो भी फ़ॉरेस्ट के जो रेगुलर वर्क्स है, जैसे फ़ॉरेस्ट डेवलपमेंट है, फ़ॉरेस्ट कंज़र्वेशन है, वाइल्ड लाइफ़ कंज़र्वेशन है, उसमें जो भी मेरी डेज़िग्नेशन के अनुसार जो काम आता है, वो मैं लगातार कर रहा था। और इसके बीच में जैसे प्लांटेशन है, बीच में जो शिकार शिकार की अवैध गतिविधियाँ हैं, उनको तो करना ही था। पर फिर भी एक छोटा दायरा होता है, सीमित दायरा होता है फ़ॉरेस्ट के अंदर, तो मुझे थोड़ा-सा इस दायरे से बाहर होके काम करना था कि एक छोटा-सा वर्क प्लेस मिलता है, उसमें अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को मैं मैसेज दूँ कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, पौधों की क्या महत्व है व्यक्तियों के लिए। और इसके लिए मैंने एक अभियान शुरू करने का सोचा, जिसका नाम मैंने ग्रीन अश्वमेध दिया, जो 7 अक्टूबर से मैंने पाली से शुरू किया और 20 नवंबर पाली में ही समाप्त किया। तो इसके अंदर मैंने लगभग पूरे 33 जिलों के अंदर मैं गया साइकिल से अकेले। और वहाँ पे मेरा मुख्य जो उद्देश्य था कि बच्चों को जो है इसके ऊपर मैसेज देना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, उनको कोई एक इस तरीके के कार्य के साथ में उनको कोई मैसेज देते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जीवन भर उनके मस्तिष्क में एक छाप रहती है कि हमें किसी ने इतना साइक्लिंग करके कोई हमारे पास आ रहा है, मैसेज दे रहा है, तो उनके ऊपर जीवन भर उसका उस बात का असर रहता है। तो मैंने ये पाली से शुरुआत किया और पाली से होते हुए राजसमंद और फिर ये दक्षिणी राजस्थान पूरा किया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ होके। तो शुरुआत में तो मतलब जैसे घरवालों को भी कन्विंस किया मैंने, वो तैयार नहीं थे, वो सोच रहे थे कैसे करेगा पूरा ये, और उनको मैंने समझाया। फिर डिपार्टमेंट में मैंने बात करी तो थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी मेरे को करना था, मतलब ये मन में मैंने ठान लिया था। तो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली, कैसे-कैसे, क्या-क्या सामान अरेंज करना है, कैसे-कैसे आगे मैं लो बढ़ता जाऊँगा और लोगों को कन्विंस करूँगा। और कौन मिलेगा, कैसे प्लानिंग करनी है, पौधे कितने लगाने हैं और किस तरह से वो आगे भी बने रहें, मतलब सर्वाइवल रहे उन पौधों का। तो इस तरीके से मैंने प्लानिंग करी और 7 अक्टूबर को ये अभियान शुरू कर दिया। और शुरुआत में तो जैसे फिज़िकली दिक्कत आती है, तो वो भी आई और थोड़ा-सा कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आई कि जैसे 7 दिन का प्लान बनाया मैंने, आगे कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा और किससे बात करूँगा, कौन मुझे पौधे अरेंज करवाएगा, कौन ऐसा स्थान देगा जहाँ पे पौधे सुरक्षित रहें। तो ऐसे मैंने बातचीत करी और धीरे-धीरे ये आगे बढ़ता गया और शुरुआत में कुछ दिक्कत आई। तो और जैसे फिर मैंने उनके ऊपर थोड़ा-सा और ध्यान देना शुरू किया तो वो भी खत्म हो गई। और ऐसे करते-करते पहले दक्षिणी राजस्थान किया, फिर पश्चिमी राजस्थान में आया। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे अपन अपने राजस्थान को देखते हैं तो दक्षिणी राजस्थान और मध्य राजस्थान है, वहाँ पे तो एक कंटिन्यू फॉरेस्ट का बेल्ट है। फिर पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो थोड़ा फॉरेस्ट जो है वो पैच में आने लग जाता है, बीच में छोटे-छोटे ब्लॉक्स आते हैं। तो फिर जैसे एक उत्सुकता भी थी मेरे अंदर कि अलग-अलग तरह का लैंडस्केप देखने को मिलेगा इस अभियान के अंदर और वो मुझे देखने को भी मिला। तो कहीं फॉरेस्ट आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, कहीं बीच में जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क ये तो अभी का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो उससे पहले के जो हमारे ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के और जो एंशिएंट जो है, जो पुरातन काल से चले आ रहे हैं कि हमने फॉरेस्ट को कैसे कंज़र्व किया, वो वाले पैच भी देखने को मिले, जैसे ओरण है, गौचर है, बीच में आए और बहुत बड़े-बड़े पश्चिमी राजस्थान में ये गौचर और ओरण है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ़ जो है वो सुरक्षित रहती है, जिसके ऊपर लोगों की सामान्यतः नज़र जाती नहीं है और वो फॉरेस्ट के अंदर गिने भी नहीं जाते हैं, कम्युनिटी रिज़र्व के अंदर आते हैं। तो धीरे-धीरे उनकी तरफ लोगों का ध्यान अब हटता जा रहा है और वो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। तो उसमें भी देखा मैंने जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडायवर्सिटी है, कैसे उसके अंदर रहती है और कैसे वो 2 फॉरेस्ट जो होते हैं, उनके बीच के अंदर एक कनेक्टिव लिंक्स का काम करते हैं, कॉरिडोर का काम करते हैं। तो उससे भी मैं निकलता गया और मैंने बच्चों के साथ में प्लांटेशन किया है, उनको मैसेज दिया है। एक सिंपल भाषा में, ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं, मतलब मैंने छोटे-छोटे लेसन तैयार किए थे कि जैसे ये फॉरेस्ट जो है हमारे लंग्स हैं इस पृथ्वी के। और एक चिड़िया जो होती है, सिर्फ़ एक पेड़ जो होता है, वो सिर्फ़ एक ऑक्सीजन देने के लिए काम में नहीं आता है। वो दूसरे जीवों का बसेरा होता है, उसके ऊपर छोटे-छोटे जीव, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, छोटे-मोटे कीट-पतंगे रहते हैं, तो उनको छोटी-छोटी बातों को बताया और उनसे प्रतिज्ञा दिलवाई और दिलवाई कि हम पेड़ लगाएँगे और जो पेड़ बचे हैं, उन्हें भी बचाएँगे, उन्हें काटेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैंने अ, ऐसे इस तरीके से एक रिसर्च करके एक छोटा-छोटा लेसन तैयार किया कि बच्चों के दिमाग में ये बात कैसे जा सकती है। तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ा और जैसे अ, लगभग मेरी साइक्लिंग जो हो रही थी 100 किलोमीटर प्रतिदिन की हो रही थी। तो एक ये फिज़िकली भी चैलेंज था। तो वेस्टर्न साउदर्न राजस्थान में जाने पे
जैसे ये घाट्स वगैरह आ रहे थे पहाड़ियों के बीच में, तो उस टाइम थोड़ी मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आने लगी थी और थोड़ा मेंटली भी ऐसा होने लगा था कि ये पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा ये पूरा कैंपेन। पर जैसे ही मैंने वो क्रॉस किया साउदर्न राजस्थान और मैं थोड़ा हैबिचुअल भी हो चुका था साइक्लिंग के और पार किया और वेस्टर्न राजस्थान में थोड़े प्लेन्स मिले और फिर थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्स मिला और मैं इज़िली ये कैंपेन करने लगा। फिर ये उत्तरी राजस्थान में गया, तो वहाँ के लैंडस्केप को भी देखा, वहाँ पे किस तरीके से हमारी जो कैनाल्स आती है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा होता है। इस तरीके से फिर मैं पूर्वी राजस्थान में गया। फिर ऐसे जैसे-जैसे ये जो कैंपेन है आगे बढ़ता गया, तो उसमें लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता गया। जैसे साइक्लिंग ग्रुप से वो मुझे बीच में मिले और स्कूल से वो खुद आगे रह के कॉल करने लगे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम कीजिए और जैसे वो कारवां बढ़ता गया, इस तरह की बात हो गई, आगे बढ़ते गए और धीरे-धीरे फॉरेस्ट वाले भी पॉज़िटिव हुए और उन जो हमारी यूनियन है, जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफ़िसर्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा धीरे-धीरे। तो इस तरीके से कैंपेन बीच में जाते-जाते एक अच्छा होने लगा और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लोगों से। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी रही और फिर मैंने 20 नवंबर को वापस पाली में आके ये पूरा किया। सर। या मैं कुछ अभिनव जी ने हमारे साथ फोटो शेयर किए हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि अभिनव जी की यात्रा के साथी कौन कौन थे और कैसे हम लोग ये कहते हैं कि एक आदमी से क्या हो सकता है, कम से कम एक संदेश तो आप दे ही सकते हैं। ये हमें अभिनव जी ने सबके सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया। और मैं अभिनव जी से पूछना चाहूंगा कि आपको इस चीज की प्लानिंग करने का आइडिया कितने साल पहले आया? और जैसे होता है कि पहले तो आप अपने आप से समझते हैं कि एक चैलेंज बहुत बड़ा है और उसको फिर आप धीरे धीरे मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और फिर सारे रिसोर्सेज जुटाते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन आपसे मिलेगा। इवन मैं तो यहाँ तक जानना चाहूंगा कि आपने अपना मोबाइल फोन कैसे चार्ज किया था जब आप 100 किलोमीटर तो साइकिल चला रहे हैं, आपका एक टारगेट है शाम को मुझे वहां तक पहुंचना है। लेकिन जनरल होता है कि भाई आपने क्या किया, कैसे कैसे किया, थोड़ा वो हमें समझाएं। तो ये प्लानिंग तो सर मेरी 5-6 साल पहले से थी, कोविड से पहले ही मैं सोच रहा था। पहले मैंने सोचा था रनिंग करके मैं जाऊँगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पर क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी लीव नहीं मिल पाती है। तो फिर मैंने प्लान को चेंज करके साइकिल पे किया। तो पहले मेरा प्लान था प्रत्येक जिले के अंदर दौड़ के जाना और इस तरीके से करना, पर ये बहुत लंबा प्लान हो जाता तो उसको मैंने हटा के ये साइक्लिंग वाला प्लान किया फिर। और आप बता रहे हैं बीच में स्टे का कैसे रहता था? स्टे में 7 दिन का प्लान बना देता, आगे बात कर लेता कि आज कहाँ रहूँगा, कल कहाँ रहूँगा और एक वीकली ब्रेक भी होता था बीच के अंदर। तो इस तरीके से बात करके रखता था मैं और आगे से आगे प्लान कर लेता था और बीच में फ़ोन चार्जिंग वगैरह का तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं रहा वैसे, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक था और जैसे मैं कहीं भी पहुँचता हूँ, मेरा जो जैसे लेक्चर है या पौधारोपण का कार्यक्रम है, उसको करते ही मैं सीधा ये जो पावर बैंक है उसको चार्ज करता हूँ। दिनचर्या है, जैसे नहाना है, वो पूरा करता हूँ, कपड़े सुखाता हूँ, क्योंकि ये मुझे करना था और धीरे-धीरे मैं इसका हैबिचुअल हो चुका था। जी जी। मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट साथी हैं पार्थ जगानी जी को साथ में लेना चाहूंगा। पार्थ जगानी जी, आप आ गए? पार्थ जी का डिस्कनेक्ट हो गया, तो कुछ फोटो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए अभिनव जी, ये आप बता सकते हैं कौन सी स्कूल की है? ये सर और एक डूंगरपुर में सागवाड़ा तहसील के अंदर का है, निष्क्रमणकारी बालकों के लिए विद्यालय है, जो घुमंतु जाति होती है उनके लिए। और ये जो साथ में अच्छा। देख रहे हैं, ये मैंने बीएड करी थी तब मेरा फ्रेंड है, वही अभी यहाँ पे प्रिंसिपल है, ओ, साथ में हितेंशु। और अभिनव जी की यात्रा को बहुत जगह स्थानीय मीडिया ने भी बहुत कवर किया सर हाँ, ये और कवरेज भी टाइम टाइम पे मिलता है। टाइम टू टाइम मिलती थी। और जहाँ तक मैं अभिनव की पूरी यात्रा को ट्रैक कर रहा था, तो ऐसा मुझे लगता था कि जैसे आज वो वहाँ पहुंचेंगे तो फिर क्योंकि हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं या कुछ कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे सूचना मिलती थी कि आज अभिनव यहाँ पहुंचने वाले हैं, आज यहाँ पहुंच गए हैं। और कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी पता लगता था कि यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और सब कुछ चल रहा है। ये अभिनव जी कहाँ की है ये फलौदी फोटो? का है सर, फलौदी की मॉडल अच्छा स्कूल है। अच्छा 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 जी अच्छा सर। अच्छा। प्रमोद प्रमोद थानवी जी हमें जो संदेश जी सर, लिख रहे हैं वो प्रमोद शायद जी, यही हाँ, यही है, प्रमोद थाने सर। यही है प्रमोद जी। जी यहीं पे लगे हैं सर। बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड स्कूल है प्रमोद जी की। जी सर,
हाँ, उन्होंने ही इनवाइट किया था मुझे। जी, जी, जी। ये शायद किचन का है। नहीं, ये सर ये उसी स्कूल का है सर, फलौदी का, फलोदी की। मॉडल स्कूल का है। ये पोखरण ये का आ आपका गया सर। पोखरण का आपका स्वागत हो रहा है। जी सर। ये इसके बारे में आप बताएं। सर ये ये हमारे मैं साथी। जी, फलौदी से निकलकर बीच में एक स्टे किया था मैंने दियात्रा, वहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि बीकानेर और फलौदी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था। तो दियात्रा जो है वहाँ पे रेस्ट किया एक दिन का, और उसके बाद में मैं अनिल सर से बात हो गई थी, प्रोफेसर अनिल कुमार चगानी जो है प्रोफेसर अनिल महाराजा कुमार गंगा सिंह छंगानी। यूनिवर्सिटी में। जी, जी, जी। प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी जी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में प्रोफेसर है एनवायरनमेंट के। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी मुद्दों पे प्रखर रूप से अपने विचार रखते हैं और सबको गाइडेंस भी देते हैं। हमारे मेरे भी सीनियर हैं, सबके सीनियर हैं और बहुत अच्छे से इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कन्विंसिंग पावर्स हैं, मैं उनका जब मैं पढ़ता था तब से उनका आप ये समझ लीजिए फॉलोअर हूँ या कायल हूँ कि वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे को बीच में सामान्य से बैठा कर आपको ये फील नहीं होने देते कि आप किससे मिल रहे हो या आप किससे आप बात करोगे। पहली ही मुलाकात में आपको बहुत अच्छे से बात करते हैं। आपका भी ऐसा ही अनुभव रहा अभिनव जी? जी सर, हाँ ऐसा ही रहा। इन्होंने वीसी सर से भी मिलवाया और पूरा कैंपस भी विजिट करवाया, और उसके अंदर बताया इन्होंने किस तरीके से इन्होंने कैंपस को डेवलप किया है वहाँ पे। जैसे इन्होंने एक अच्छी चीज बताई, जैसे बीकानेर में कोई भी जैसे पीपल है, बरगद है, कोई प्लांट है, अगर पहले से उगा है और उसको हटाने की जरूरत पड़ रही थी, उसको हटा के वहाँ कैंपस के अंदर रिप्लेस कर रहे थे। तो इस तरीका का एक इन्होंने कैंपस के अंदर एक प्लेस डेवलप किया जहाँ पे इस तरीके के पौधे जो रिप्लेस करके लाए थे वो वहाँ पे थे। तो और इन्होंने ये भी बताया कि जो कैंपस है वो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ के साथ कोएग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं इसके अंदर। वाइल्ड लाइफ आ रही है, जा रही है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इस कैंपस के अंदर, जो न्यू कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसके अंदर। इस तरीके से इन्होंने बताया सर। ये आपकी कोई चौकी है ना वन विभाग की? नहीं सर, ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, धौलपुर का है सर ये। ओके, ओके। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के डीसीएफ सर साथ में है, और एक डॉक्टर चेतन सारस्वत है, वो भी है सर। ये आपकी यात्रा के साथी है। जी सर, ये इस अश्वमेध का घोड़ा है सर ये। इसके बारे में कुछ बताएं। इसने आपका साथ दिया, कितना परेशान किया, क्या जैसे किया? मैंने जी सर, जैसे मैंने नाम रखा ग्रीन अश्वमेध, तो मेरी थीम ही यही थी। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, उसके अंदर जैसे किसी राजा के राज्य का जो विस्तार होता है वो रुकता नहीं है। तो हमें भी एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि हरियाली बढ़ती जाए जो रुके नहीं। एक सिंपल शब्दों में सामान्य लोगों के लिए इसका मीनिंग जो है, तो ये इसी पे मैं पूरी साइकिल यात्रा की थी मैंने। साइकिल पे उस पूरा बैकपैक है, पीछे 2 बैग लगा रखे हैं, पीछे बेडिंग है और फ्रेम बैग्स वगैरह है उसमें। तो पूरा सेटअप कर रखा है मैंने, पूरा रिसर्च किया था, साइकिलिंग वाले ब्लॉग्स देखे थे कि कैसे क्या दिक्कत आती है, क्या सामान साथ में रखना चाहिए। एक आगे पिक्चर आएगा, मैं पूरा सामान क्या क्या रखा था वो भी आएगा आगे, तो आप उसमें दिखाइएगा। क्या आप ये सारे ये बीच में आपका जहाँ जहाँ भी सब प्रोग्राम्स हुए वहाँ, ये 12 का है सर। अच्छा, वन विभाग का। 12 डिस्ट्रिक्ट का सर। जी सर। जी, जी, जी। ये ये सवाई माधोपुर का आ गया। ये है ना? ये पुष्कर का आ गया सर, ये पुष्कर का पचकुंड नर्सरी का है सर। और ये ओहो। जो लास्ट प्लेस है मेड़ता का, नागौर डिस्ट्रिक्ट का मेड़ता। जी, जी, जी। जी सर। और ये पूरा अभियान जहाँ समाप्त हुआ था पाली में, उस समय का है। सांसद महोदय और विधायक महोदय भी आए थे इसमें, अच्छा। उत्साहवर्धन किया था उन्होंने। ये आपका सारा सामान। जी सर, ये सारा सामान है जो मेरे बैकपैक में था। ये पांडे साहब हैं? जी सर, ये हमारे ऑफिसर है पांडे साहब, उन्होंने सम्मानित किया था हाँ। बाद में प्रशंसा पत्र देके, और थोड़ी चर्चा भी करी थी, और मैंने आगे का प्लान भी बताया कि जैसा कि अभी तो राजस्थान में किया है, मेरा आगे का प्लानिंग अगर स्पॉन्सर वगैरह मिल जाए और डिपार्टमेंट का थोड़ा सा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा तो मैं पूरे भारत में करना चाहता हूँ। हर स्टेट के अंदर ऐसा एक एंडेंजर्ड जो प्लांट है उनका प्लांटेशन लेना चाहता हूँ, और थोड़े मास स्केल पे लेना चाहता हूँ, ताकि हर स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो साथ में रहे,
और एक ऐसा प्लांटेशन डेवलप करें जिसमें जो संकटग्रस्त पादप हैं उनका प्लांटेशन हो अलग से 1000-2000 पौधों का। तो इस तरीके से मैं उनके उनके साथ में चर्चा हुई थी इस पे, तो ये भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं जैसे जानता हूँ पांडे साहब जो हैं डॉक्टर डीएन पांडे, दीपनारायण पांडे साहब, जी सर। इनका मेडिसिनल प्लांट पे बहुत गहरा आप ये मान के चलिए कि शोध है और इनका इतना नॉलेज है। और जहाँ जी तक सर, ये एक्सपर्टीज है। हाँ मेरी सूचनाएं कहती हैं कि घर घर औषधि जो राजस्थान वन विभाग का जो प्रोग्राम है उसके जनक पांडे साहब हैं, जब ये पांडे साहब मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो जी सर। हाँ, ये जो इन्हीं की फ्लैगशिप है सर। इन्हीं का ये था और इनका जो मेडिसिनल प्लांट का था कि भाई हमें कम से कम 4 या 5 ऐसे औषधीय पौधे हर घर में हमें एक वाटिका के रूप में लगाने चाहिए। और जी सर। वो एक राजस्थान सरकार का सिग्नेचर प्रोग्राम चला और उसके अंदर लगभग हर घर के अंदर वन विभाग के द्वारा से 4-4 पौधे जो है पहुंचाए गए। तो ये आपका पांडे साहब जी का सर, सर्टिफिकेट। ये जो बैनर है सर, ये मैं लेके चलता था साथ में। तो जहाँ भी प्रोग्राम होता था और प्लांटेशन होता था, वहाँ बच्चे लेके इसको रखते थे साथ में। जी पार्थ जी, पार्थ पार्थ जगानी जी। जी जी। हाँ आप आइए, पूछिए कुछ आप भी। मेरा तो एक ही प्रश्न है अभिनव जी से कि जैसा पीछे बैकग्राउंड लग रहा है कि आप अभी भी जो है कहीं फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं। जी सर, हाँ तो अभी फॉरेस्ट में ही हूँ मैं। जो हमारा जी जी बोले बोले। हमारा जो चेक पोस्ट है ना सर, उसकी बिल्डिंग है, उसके पीछे की तरफ जो हिल है छोटी सी, जी 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 तो यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू भी नहीं रहेगा और थोड़ा सा ये फॉरेस्ट भी लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मतलब ये सेंचुरी है जहाँ बैठा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल बढ़िया लोकेशन है। हम लोग तो कमरों में बैठकर पर्यावरण दिवस मना रहे हैं अभी। जी जी। हाँ, मेरा तो वर्क प्लेस ही यही है सर, इसलिए। जी जी नहीं नहीं बहुत बढ़िया करा आपने साइकिलिंग से और इतना पूरा राजस्थान में ट्रैवल करके और प्लांटेशंस का काम करा है, तो बहुत एनर्जेटिक भी है और अच्छा है कि उससे जो नई पीढ़ी है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। ये हमारे अभिनव जी का घोड़ा जा रहा है। अभिनव जी ये कहाँ से कहाँ तक का है? सर ये लास्ट दिन जो था मेड़ता से पाली का, उस टाइम मेरे फ्रेंड साथ में थे, उन्होंने वीडियो लिया था। सर थोड़ा सा मैंने इस कैंपेन में यही मिस किया है कि मेरे जो वीडियोस है वो प्रॉपर्ली ले नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मुझे कुछ 2-3 वीडियो आपने शेयर किए, मैं उनको सभी के साथ शेयर करता हूँ। ये आपका शायद गोप्रो है। गोप्रो नहीं सर, ये सेल्फी स्टिक पे ही लिया हुआ है, सेल्फी स्टिक पे। और ये ये मैं तो आप प्रताप साधन। चित्तौड़ से प्रतापगढ़ जा रहा था, तब बीच का आया था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये माइग्रेशन करते हैं जो रबारी लोग हैं सर, मारवाड़ हम्म। टू मालवा जाते हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बाद में इंटरेक्ट करूंगा। मेरे कुछ साथी हैं उसमें बाड़मेर के हैं, यशोवर्धन शर्मा जी। और ये इंटेक राजस्थान से इंटेक के राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बाड़मेर चैप्टर के काफी एक्टिव पार्टनर हैं और पहले ये बाड़मेर चैप्टर के कन्वीनर भी थे। तो हम लोगों ने पाठ जी और हम लोगों ने सबने बैठ के डिस्कशन किया था कि लूणी नदी जो हमारी है पश्चिम राजस्थान की, आप ये मान के चलिए कि लाइफलाइन पश्चिम राजस्थान की एक ही नदी है जो सारी नदियों को लेकर आगे चलती है और रन ऑफ कच्छ के अंदर जाके खत्म होती है। तो उस नदी को रिवाइव करने के लिए हम भी ये सोच रहे थे कि या तो कोई रिले रेस की जाए या कोई पैदल यात्रा की जाए या कोई साइकिल यात्रा की जाए, कम से कम उस इलाके के लोगों को उसकी बायोडायवर्सिटी के बारे में अवगत कराते हुए कुछ किया जाए। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस लेंगे कि हम इसको करें कैसे और प्लानिंग कैसे करनी है। और क्योंकि आप तो रोड रोड घूम रहे थे, अब हम ये नदी के किनारे किनारे हम जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे जाते हैं। तो इसके लिए भी आपसे हमें गाइडेंस लेनी होगी।
बिल्कुल सर, तैयार हूँ मैं, कोई भी हेल्प के लिए तैयार हूँ। उनके घोंसले होते हैं, उस पे ये अंडे आपका होते हैं। कौन सी स्कूल का है? जैसे कोई ग्रामीण होते हैं, वो बकरी ये वगैरह सर चराते चित्तौड़गढ़ का है। हैं, बकरी के लिए काटते हैं ना गाली वगैरह, चित्तौड़गढ़ आप में कैसे होंगे, शंभूपुरा किसी के होगी बकरी गाँव का है वगैरह, सर या ये। किसी के चारे के लिए काटते हैं, या फिर अपन कोई निर्माण करते हैं, या खेत में फसलों के ऊपर छाया होती है तब काटते हैं ना पेड़। उस पेड़ को हम ध्यान से नहीं देखते, उसके ऊपर बहुत से जीवों का बसेरा होता है, उसके अंदर घोंसले होते हैं, अंडे होते हैं, तो उनको हम काट देते हैं तो एक पूरी खाद्य श्रृंखला में से एक घटक कम हो जाता है। होता है ना, सुना है खाद्य श्रृंखला? पक्षी होते हैं, पक्षी के ऊपर कोई और निर्भर होता है, जो उस पर निर्भर होता है उसके ऊपर और कोई निर्भर होता है, तो वो खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, टूटती है ना। तो एक पेड़ के आवाज आ रही है सिर्फ आपको? एक पेड़ नहीं जा रहा है, मतलब आप सोच रहे हो ऑक्सीजन कम हो गई, वो नहीं हो रहा है। उसके ऊपर कई कीट पतंगे हैं, कई दूसरे जीव हैं, वीडियो की आवाज आ रही है? कीट पतंगे कम होने से क्या बिल्कुल आ रही होगा? है सर। ठीक। क्या होगा सोचा? जैसे एक मधुमक्खी होती है, इस मधुमक्खी को अगर अपन 6 साल के लिए इस पृथ्वी से हटा दे तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्यों होगा? खाद्य श्रृंखला का घटक है, वो तो है, पर क्यों होगा? क्योंकि वो परागण करती है। परागण नाम सुना है ना? एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाती है और परागण ले जाती है। तो ये पौधों के अंदर जो बीज बनते हैं, बीज से नए पौधे बनते हैं, वो परागण से ही बनते हैं। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो ये पूरी दुनिया में 6 साल के अंदर विनाश हो सकता है, पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो एक कीट का इतना महत्व है, तो एक पौधे पे कितने जीव जंतु और कीट रहते हैं, उनका कितना महत्व होगा। तो ये सब जैव विविधता है, जीवों के अंदर कितनी विविधता है वो हम देखते ही हैं। तो जैव विविधता का भी संरक्षण करना है, पर्यावरण का भी संरक्षण करना है, और हमें इसी संदेश को लेके आगे बढ़ना है। तो आपसे मैं एक प्रॉमिस चाहूँगा कि आप लगाएंगे ना पेड़? लगाएंगे? जहाँ खाली जगह लगे, जहाँ सूटेबल लगे कि जैसे यहाँ पेड़ बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने बिजली के खंभे के नीचे पेड़ लगा दिया, क्योंकि फिर बिजली वाले आएंगे, उसको काट देंगे, पेड़ बड़ा होगा। ऐसी जगह पेड़ लगाना जो बड़ा हो सके और उसको आगे आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं पहुँचे। करते हैं ना प्रॉमिस ये? और दूसरा प्रॉमिस, आप पेड़ कोई काटोगे नहीं, ठीक है ना? तो ये 2 संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। और तीसरा संदेश मेरा ये रहेगा कि प्लास्टिक है, आप जो हमारे पर्यावरण के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और उसको नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो उसका सबसे कम उपयोग करना है। अपने जो आधुनिक साधन है जिनके अंदर प्रदूषण होता है, उनका भी कम से कम प्रयोग करना है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे चलें, जहाँ तक अपनी क्षमता होती है, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर। छोटी मोटी चीज़ में बाइक का प्रयोग नहीं करना है कि यहाँ से वहाँ जाना है तो अपन गाड़ी लेके चल लिए। साइकिल, मैं भी जैसे घर पे रहता हूँ तो साइकिल लेके ही सामान लेने जाता हूँ सिटी के अंदर, या कहीं कोई मेरे को छोटा मोटा काम होता है, कोई ज़रूरी काम होता है, जैसे कहीं दूर जाना है, तो ही ऐसे साधन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। सो अभिनव जी का संदेश बहुत बहुत अच्छा है। पार्थ जी, आप कुछ और पूछना? चेतन, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। नमस्कार अभिनव जी। आपकी जो ये यात्रा थी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ा कारवां आपने जोड़ा है। आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। तो मैं एक सवाल है मेरा कि आपकी इतनी बड़ी यात्रा के दौरान आप राजस्थान के लगभग हर तरह के इकोसिस्टम से गुजरे हैं, घने जंगलों से लेके घास के मैदानों से लेके रेगिस्तान से, नदियों से, सब तरह के पर्यावरण आपने देखे हैं इस यात्रा के दौरान। हर तरह के लोगों से मिले हैं। तो आपको ये ऐसा जो प्लांटेशन का आपका उद्देश्य है, उसके अंदर आपको ऐसा क्या नया लगा कि मतलब हम सब जगह एक ही तरह प्लांटेशन कर सकते हैं, या कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ प्लांटेशन पौधे लगाने के बजाय कुछ और तरह की इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि चलो मतलब जितने प्लांट लगाने से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान ला सकते हैं, बट कुछ जगह ऐसे तो किस तरह के प्लांट लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कितनी डेंसिटी या कितने नंबर में लगाएं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि इतना विभिन्न तरह के आवास है राजस्थान के अंदर भी। जी। तो जैसे ये कैंपेन तो वैसे एक जनरली देखा जाए तो प्लांटेशन ही था और प्रतीकात्मक था। प्लांटेशन इसके अंदर एक इवेंट था, और इस कैंपेन के जरिए दूसरे बहुत सारे संदेश थे, जैसे प्लास्टिक को नहीं अपनाना है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको। और उसके साथ में मैंने जो थोड़े से छोटी क्लास के बच्चे थे उनको मैंने प्लांटेशन का बताया, और जो बड़ी क्लास के बच्चे थे जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं कि ये पौधा इसी आवास में होता है, दूसरी जगह नहीं होता है, तो उनको मैंने इस तरीके से समझाया कि कोई भी प्लांटेशन करना है तो जो वहाँ के जो नेटिव पौधे हैं जो वहाँ पे होते हैं उन्हीं का प्लांटेशन करना है। और मैंने जो प्लांट का सिलेक्शन किया है, जो जैसे मेरा प्रोग्राम है कोई प्लांट पहले से अवेलेबल रखता है,
तो मैंने उनको यही बोला है कि पौधे वही लाना जो यहाँ पे नेचुरली होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा है और ऐसा संदेश भी दिया है कि पौधे और जैसे हम कोई छोटा-मोटा प्लांटेशन डेवलप करते हैं तो उसके अंदर नेचुरली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं वो पौधे लगाने चाहिए। तो इस तरह का मेरा मैसेज रहा है बीच में। चेतन का बाकी सवाल आपका काम बहुत इम्प्रेसिव था, मतलब आप बहुत बड़ा कारवा जोड़ा है आपने राजस्थान के अंदर। चेतन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लग रहा है इसका जवाब हम चेतन से ही लेंगे। और लास्ट में हमारी थीम यही है कि कौन सी जगह पे क्या करना चाहिए। तो जो हमारी नेचर है, मैं अभिनव आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो आप लद्दाख से लेके अगर आप केरला तक जाएं, अंडमान निकोबार तक अगर जाना चाहें और इधर आप रण ऑफ कच्छ से लेकर अगर आप अरुणाचल प्रदेश के साइड में जाएं तो आपको ना वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स मिलेंगे। हर इकोसिस्टम अपने आप में इतना यूनिक है कि दूसरे से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते और उनका सबका अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम है, उसका एक इकोसिस्टम सर्विस है, उसके जीव जंतु जो है वो दूसरे इकोसिस्टम पे सरवाइव हो सकता है ना करे, अगर करेंगे तो फिर उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होगी। और इकोसिस्टम वाइजली अगर हम सोचें तो दूसरी जगह पे वो एनिमल्स को हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं करना चाहिए। तो इनके अंदर ये है कि अब हम अगर इसको वेस्टर्न राजस्थान के अंदर लेके आए तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर हम आप ये समझ लीजिए कि बचपन से देखते आ रहे हैं कि वन विभाग जो है वो प्लांटेशन करता है। कभी हमने बहुत रेयरली सुना है कि वन विभाग ने घास लगाया। तो घास अगर लगाते थे तो वो चारागाह विकास नाम से घास लगाए जाते थे, जिसमें धामन घास जो है नागौर जिले के अंदर ज्यादा चलती थी, ब्रूट और धामन। और पश्चिम राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो पार्थ जी आज हमारे साथ बैठे हैं, वो बात बताएंगे कि सेवन घास के मैदान कैसे थे, क्या थे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो जो ग्रास सेज है, अब मैं जो पिछले 5-7 सालों से पढ़ रहा हूँ और इसमें चेतन का बहुत बड़ा योगदान है और चेतन के जो सर हैं अभी प्रोफेसर डॉक्टर अभी तमीम बनक, तो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स जो हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उनकी इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत है। हमने कभी उनको वैल्यू सिस्टम के अंदर उनको वैल्यू नहीं किया। हमने हमेशा ये सोचा है कि भाई प्लांटेशन करें और प्लांटेशन का ये नतीजा है कि पश्चिम राजस्थान के अंदर बहुत जगह पे वाइल्ड बोर पॉपुलेशन बहुत आ गई है, क्योंकि वाइल्ड बोर को थोड़ा फॉरेस्ट भी छुपने के लिए चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए। तो जैसलमेर जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क में आपको आज वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन मिलेगी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोध के अंदर वाइल्ड बोर गोडाउन के अंडे को या गोडाउन जो अंडा इंक्यूबेट करती है उसको तंग करने वाले एनिमल्स के अंदर लिस्टेड है। तब आप सोचिए कि कैसे, और ये बीकानेर में या गजनेर में कभी होते थे और उसके बाद में कैनाल के साथ साथ आप आज अगर देखेंगे तो वाइल्ड बोर पश्चिम राजस्थान में सारी पॉपुलेशन जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा है और किसान बहुत परेशान है। तो कैसे हमने इकोसिस्टम के अंदर धीरे धीरे चेंज किए वो हम चेतन से और आगे सीखेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अभिनव जी, आपकी जो है वो यात्रा और आपके जो आइडियाज हैं उनको अगर यंग जनरेशन बच्चे स्कूल वाले आगे ले जाएं तो एक बड़ा मैसेज आगे कन्वे होगा। और आपकी यात्रा मैं मानता हूं कि आपका अश्वमेघ जो घोड़ा है वो रुके नहीं, वो चलता रहे और बीच बीच में हम उसको और भी उस घोड़े को उपयोग में लेंगे। आपके लीडरशिप के अंदर हमारे साथ में हम और भी लोगों को जोड़ना चाहेंगे। तो मैं अभिनव भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ERDS फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको बेस्ट विशेज कन्वे करता हूं और हम जरूर आपकी और गाइडेंस लेंगे। नेक्स्ट पैनलिस्ट हमारे साथ में है पार्थ जगानी जी। और पार्थ जगानी जी जो है बाकी ज़्यादा डिटेल तो वो आप खुद बताएंगे हमें। और पार्थ जगानी जी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं और जैसलमेर जिले के अंदर इनका ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम को रिवाइव करने का वन ऑफ द ड्रीम है। और भी बहुत सारे इनके टारगेट्स हैं, पर एक ये सपना है कि कैसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम को रिवाइव करें। और इसी को अगर हम दूसरे सेंस में सोचें तो जो आज के टाइम में बजवर्ड है ऑर्गेनिक जो हम लोग कहते हैं जैविक खेती और ये खेती वो खेती, पर अगर आप पश्चिम राजस्थान में जाएंगे तो देखेंगे कि वो सारी की सारी खेती नेचुरल सिस्टम से हो रही है और वो जैविक ही है, बस उसको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और बाकी उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए या हम जिसको कहते हैं कि सब आपने सस्टेनेबल
करना है, सब कुछ करना है। तो वो सारा का सारा जो है वो सस्टेनेबल लाइफ है लोगों की, और कैसे इसके अंदर कर रहे हैं, और पार्थ जगानी जी उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो पार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डूकिया सर, और धन्यवाद आपको, आपने आज इस टॉक शो का या पैनल का जो आयोजन रखा है उसके लिए, और सभी जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन उन सभी को मैं नमस्ते बोलूँगा और उनका स्वागत करूँगा। क्योंकि आज आप सबको मालूम है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पिछले ये कि 7 दशक से हम लोग जो हैं, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान जो है, उसे एक रेगिस्तानी प्रदेश के नाम से जो है जाना पहचाना जाता रहा है। और हमारी स्कूली शिक्षा है और सब में हमें यही समझाया गया है कि भाई रेगिस्तान है, एक बियावान है, निर्जल है, निर्जन स्थान है ना। लेकिन हमारा जो थार मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान का, या गुजरात का, उत्तरी गुजरात हो गया, पड़ोसी देश जो हमारा पाकिस्तान है, उसमें सिंध का जो प्रांत है, और कुछ हिस्सा दक्षिणी पंजाब का भी जो आता है सतलज के नीचे का, तो वो जो सारा बेल्ट है ये थार मरुस्थल है। और ये दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता से परिपूर्ण एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे कि अन्य, अगर हम दुनिया के रेगिस्तानों को से देखें तो यहाँ बारिश भी ज्यादा होती है, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा है, पशु पक्षी भी है, और आदमी तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से मौजूद ही है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे थार मरुस्थल को जो है अन्य रेगिस्तानों से अलग करता है। लेकिन इसके अलावा हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो मानव सभ्यता जो विकसित हुई है वो इस मरुस्थल के इर्द गिर्द इसकी जो पर्यावरण है उसी को साथ तालमेल बनाकर जो है डेवलप हुई है। तो जिसमें हमारा जो पशुपालन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो खेती है, विशेषकर जब मानसून के सीजन में जब बारिश होती है यहाँ पे, तो उस समय रेगिस्तान में जो रेत के टीले हैं उनके ऊपर पुराने जमाने में, आज भी कई इलाकों में खेती होती है, विशेषकर बाड़मेर जिला जो है और जैसलमेर का जो दक्षिणी इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे आज भी रेत के टीलों के ऊपर जो है बाजरा है, मूंग है, उसकी खेती की जाती है बारिश के अंदर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा, उसमें हमारे से मतलब गुम हो गई, और हम उसको नई जो पीढ़ियां थी उनको समझा नहीं पाए। आज समस्या ये हो गई कि हमने रेगिस्तान को रेगिस्तान के रूप में देखकर और उसको जीतने के लिए, कि मतलब हम नहर भी लेकर आ गए यहाँ पे, हमने और भी अन्य चीजें करी, और उसके कारण आज हमारा जो रेगिस्तान है वो लगभग खत्म हो चुका है। तो रेगिस्तान में रेगिस्तान का पर्यावरण ही हम नुकसान कर रहे हैं पानी लाकर, और मतलब दूसरे जो पर्यावरण है, जैसे कि गंगा के जो मैदान है वहाँ के वृक्ष है, हिमालय के वृक्ष हैं, या दुनिया के कई दूसरे जो इलाके हैं वहां से आए हुए जो विदेशी पेड़ हैं, जिन्हें जैसे गुलमोहर है और भी अन्य तरीके के जो पेड़, सफेदा है जिसे यूकलिप्टस कहते हैं, टॉर्टलिस है, तो ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये हमारे यहाँ रेगिस्तान के नहीं थे, लेकिन हमने इनको यहाँ पे बहुत आयत में उगा लिया है। तो इसके कारण जो हमारा पर्यावरण है वो काफी कुछ नुकसान हुआ है। और आज भी पर्यावरण दिवस है, बहुत लोगों ने जो है वृक्षारोपण करे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा लोगों ने जो है नीम है, पीपल है, बरगद है, सफेदा हो गया, टॉर्टलिस हो गए, इन्हीं पेड़ों को लगाया होगा। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि हम लोग कर रहे हैं, कि हम रेगिस्तान को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके साथ तालमेल बैठाकर नहीं चलना चाह रहे। तो इसी के अंदर हमारा जो रेगिस्तान का जो पर्यावरण है उसका एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो घटक है वो है हमारे घास मैदान।
क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल में बारिश बहुत कम होती थी, तो इस कारण यहाँ की जो प्रकृति है उसने पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियों को यहाँ पे विकसित करा है जो कि छोटे झाड़ी नुमा जो पेड़ हैं वो यहाँ पे अधिक हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो घासें हैं वो घासें बहुत विभिन्न तरीके की हैं और अधिकांश इलाका जो है घास मैदान के रूप में ही था, जिसमें सबसे प्रमुख घास थी सेवन घास। सेवन घास का एक बहुत लंबा जिसे कहते हैं और चौड़ा और मतलब अनंत मैदान था जो कि उत्तरी जैसलमेर और बीकानेर के जो जिले हैं हमारे उनके बीच में फैला हुआ था, जो कि काफी एक रिच हैबिटेट भी था वो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी, और पशुपालन भी वहां पे कि मतलब बड़े से बड़े अकाल भी आए लेकिन वहां पर चारे की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि जो सेवन घास होती थी वो सूखी हुई भी वहां पे इतनी मौजूद थी कि गाय और ऊंट और भेड़ बकरी उसको आराम से वहां पे खा लिया करते थे। बस कमी थी तो पानी की कमी थी, तो लेकिन वो भी जो है जैसे इस इलाके में कई कुएं थे पुराने, तो उनसे पानी निकाल कर और उसको हम लोग उपयोग में लेते थे। तो ये जो एक चीज थी जो कि पिछले 5-6 दशक के अंदर खत्म कर दी गई है। अब सेवन घास के मैदान हमारे बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं वो जैसलमेर के पश्चिमी जो इलाका है उसी में मौजूद रहे। इसके अलावा जो जैसा कि डुकिया सर ने भी अभी बात करी कि भाई मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक जो पारंपरिक खेती है उसके ऊपर भी हम यहाँ जोर दे रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक खेती एक ऐसी खेती है जो स्थानीय परिवेश है उसके साथ तालमेल बैठाकर ही करी जा रही है। तो उसमें जैसा बताया मैंने कि भाई बारिश मानसून आती थी तो यहाँ पे ढोरों पर भी खेती कर ली जाती थी उस बारिश में, जिसको कि बारानी खेती कहते हैं। उसके अलावा जैसलमेर में अब जो है एक पुरानी पद्धति और है जिसमें कि क्योंकि जैसलमेर जो इलाका है टोपोग्राफिकली वो एक प्लेट्यू है और उसके चारों तरफ सैंड ड्यून्स हैं। तो ये जो प्लेट्यू है ये तकरीबन जो जैसलमेर का जो फोर्ट है उससे 50 किलोमीटर से चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो जब भी बारिश होती है तो उस 50 किलोमीटर जो वो 100 किलोमीटर का जो रेडियस है हमारा, उसके अंदर वो पूरा का पूरा जो पानी है वो जगह जगह छोटे छोटे घाटियों में और जो बरसाती नदियां हैं उनके रूप में बह जाता है। और तो उसको लोगों ने पुराने जमाने में डैम बनाकर और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शैलो लेक्स डेवलप करके जिन्हें खड़ीन कहते हैं, और वो यहाँ पे खेती किया करते थे जो कि विंटर में होती थी। तो मतलब यहाँ पे मॉनसून में भी खेती कर रहे थे और विंटर्स में भी खेती कर रहे थे। वो जो विंटर में खेती करने का जो सिस्टम था वो इतना जनरेशन पीछे है, अराउंड 800-900 ओल्ड पुराना सिस्टम था वो। तो जो पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है जैसलमेर के आसपास का वो इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इस खड़ीन जो कल्चर है उसके इर्द गिर्द जो है डेवलप हो गया। तो जब भी हमारे माइग्रेट जो मॉनसून के बाद में अगस्त सितंबर में जब माइग्रेशन स्टार्ट होता है यूरोप से और सेंट्रल एशिया साइबेरिया से, तो सबसे पहले जो बर्ड्स हैं वो यहाँ जैसलमेर के इन खड़ीनों में ही आकर शेल्टर लेते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे आज की तारीख में कई खड़ीन है जो कि ज्यादा मिट्टी आने से, क्योंकि जब घास खत्म हो गई तो सैंड ड्यून्स जो हैं वो काफी आगे एनक्रोच हो गए, जिसके कारण कई जो खड़ीन है वो हमारे सिल्ट से भी कह सकते हैं या सैंड के डिपॉजिट से भर के खत्म हो गए। तो ऐसा करके काफी नुकसान हुआ यहाँ के नेचर जो एक मतलब प्रकृति के साथ जो तालमेल बैठाकर जो यहाँ करा जा रहा था उसके साथ में। उसके अलावा जो अभी एक रिसेंट जो चीज उभर कर आई है, जिस प्रकार से आजकल जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं वेस्टर्न राजस्थान में, तो वो है हमारे यहाँ के ओरन्स जो हैं, जो कि पुराने जमाने में ग्रासलैंड्स और जो हमारे झाड़ी नुमा जो वन है पश्चिमी राजस्थान के, जिनमें बेर, कैर और गूगल इस तरीके के जो पेड़ों के जो छोटे छोटे जंगल होते थे और जिन्हें की समुदायों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी, तो आज हमारे वो ओरण भी संकट में आ गए हैं। कई ओरण है, विशेष करके हमारा जो जैसलमेर का पूर्वी इलाका है
जिसमें कि पोखरण और भनियाना और आपका फलसुंड वाला जो बेल्ट है, तो वहां के जो ओरण है वहां पे तो जूली फ्लोरा का बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है ओरणों में, कि ओरण वहां पे मौजूद है लेकिन जूली फ्लोरा इतना ज्यादा है कि वो ओरण का पर्पस ही फुलफिल नहीं होता। और वेस्टर्न जो हाफ है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे अलग ही समस्या है कि भाई कई ओरण है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो वहाँ पे उनको जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पे लैंड उनका अलॉट हो रहा है अन्य एक्टिविटीज के लिए। तो एक ये इश्यूज हैं यहाँ पे काफी सारे, तो उनको हम लोग यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। उसके लिए ग्राउंड लेवल पे जो है काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। विशेषकर मैं सुमेर सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने कि काफ़ी पिछले 2-3 सालों में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। ये सुमेर सिंह जी जो हैं एक प्रमुख ऊंट पालक भी हैं। आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि ऊंटों की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में लगातार गिरती जा रही है, तो सुमेर सिंह जी ने यहाँ पे ऊंटों को आज भी बचा कर रखा है अपने इलाके में। वहाँ के जो ऊंट पालक हैं जो कि बेसिकली देवासी और राइका समाज से आते हैं, तो उनको उन्होंने किसी न किसी तरीके से जोड़कर उनको रखा है। उनको वो आर्थिक मदद जो है, उनका दूध है, उनकी ऊन है, वो बेचकर उनको जो है मुनाफा भी कमा कर दे रहे हैं। तो एक ये बहुत मेहनतशील व्यक्ति है और जो काफी मेहनत भी कर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा एक मिनट डुके सर, आप एक बार सुमेर जी के ऊंटों का जो है ओरण के अंदर का वीडियो दिखा सकते हैं तो। वो वीडियो बहुत बड़ी फाइल है, 500 अच्छा। प्लस MB की है। चलिए वो डाउनलोड नहीं हो रही। जी तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। हाँ, तो मतलब ये एक बहुत जो इसके अलावा सुमेर जी के अलावा भी और भी कई युवा हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे मुख्य बिंदु आ जाता है कि भाई ऊंट है, सेवण घास है, ओरण है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसलमेर आज की तारीख में गोडावण जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, उसका एकमात्र शेल्टर भी है। ये आप देख सकते हैं, ये सुमेर सिंह जी के ऊंट हैं। और ये उनका जो देगराय का जो ओरण है, जो कि जैसलमेर के एकदम डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में आया हुआ है, ये ओरण जो 60,000 बीघा का क्षेत्रफल का ओरण है ये, जो कि इतने 600 सालों से आसपास के 12 गांव हैं जिनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड था। आज वहाँ पे ये ऊंटों को संभाल रहे हैं और अभी एक कैमल मिल्क डेयरी की भी वहाँ पे स्थापना कर रहे हैं। तो उसके लिए शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को मेरी। तो सर हटा दीजिए, वो प्रॉपर नहीं चल रही है। तो इसमें जो मैं बात कर रहा था कि हमारा जो गोडावण है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं कि जैसा अभी अभिनव जी ने अपने स्लाइड में बता रहे थे कि भाई एक खाद्य श्रृंखला है, तो उस खाद्य श्रृंखला में गोडावण जो है वो टॉप पे आया हुआ है। क्योंकि यहाँ इस रेगिस्तान के अंदर और कोई बड़े जीव मौजूद नहीं है। किसी जमाने में यहाँ पे, जैसा कि आज से आप ये देख लीजिए 70-80 साल पहले इन घास मैदानों में जैसलमेर के चीते भी मौजूद थे, जैसा कि हमें हमारे दादाओं से सुनने को मिला, उन्होंने देखे हुए भी थे। तो ये एक काफी मतलब हैबिटेट है जो कि काफी कुछ नुकसान झेल चुका है। उस नुकसान झेले हुए हैबिटेट में गोडावण जो है वो सबसे बड़ा आज की तारीख में खाद्य श्रृंखला में जीव है जो मौजूद है। और लेकिन आज ये भी एक संकट में आ चुका है क्योंकि घास मैदान हमारे खत्म हो रहे हैं और इनको भी अब प्रजनन और अन्य जो इनकी समस्याएं हैं, आवारा कुत्ते हैं, जंगली सुअर हैं, नीलगाय हैं, अत्यधिक चराई का जो माहौल हो गया है क्योंकि घास मैदान कम हो रहे हैं, तो जो घास मैदान बचे उनके ऊपर बाहरी से चराई का प्रेशर इतना ज्यादा है
कि जो है गोडावन में प्रॉपरली उसके अंदर घूम नहीं सकते। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको भी जैसलमेर में खेती और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना जरूरी है हमें। और स्पेशली जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो मैं सबको यही चीज़ संदेश कह देना चाहूँगा कि जैसलमेर में आप जो भी पर्यावरण से संबंधित कार्य करें उसका असर गोडावन पे कितना पड़ रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। जो पिछली तस्वीर थी, अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जैसलमेर के तकरीबन 30 किलोमीटर आगे एक ओरण है जिसे आला जी का ओरण कहते हैं, तो वहां का वो तस्वीर थी। बहुत सुंदर घास का मैदान है वो। और आप देखिए कि एकदम जो ये मतलब घास है और उसके अंदर बीच में छोटे छोटे कैर के और बेर के झाड़ियां उगी हुई हैं। तो ये बहुत सुंदर जो है लैंडस्केप है हमारे पास में, लेकिन हम इसको रेगिस्तान और उजाड़ बंजर समझकर खत्म कर रहे हैं। पिछली जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा था कि एक गोडावन खड़ा हुआ था अपने घास के पूरे हैबिटेट के अंदर, और अगली जो स्लाइड थी उसके अंदर आप देखिए ये जो है ब्लू चेक्ड बी ईटर है जिसे हम बड़ा पतरिंगा कहते हैं। तो ये बड़ा पतरिंगा जैसलमेर में मॉनसून से पहले जो है माइग्रेट होकर आते हैं दक्षिण भारत से। आमतौर पर हम जो है माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि भाई पक्षी सारे ठंडे इलाकों से माइग्रेट होकर गर्म इलाकों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा केस हो रहा है। ये जो पतरिंगा है ये घास मैदानों में और जो रेत के जो टीले होते हैं उनके आसपास में जो खड़ी हुई ढालें होती हैं उनमें ये मिट्टी के अंदर बिल बनाकर और अपने अंडे देते हैं। और क्योंकि मॉनसून के समय कीड़ों की संख्या, कीट पतंगे हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो उनको खाने के लिए ये यहाँ पे दक्षिण भारत से थार के मरुस्थल में आते हैं और यहाँ पे प्रजनन करते हैं। अब आप ये देखिए ये है जैसलमेर के तकरीबन 40 किलोमीटर आगे करके खिया और पारेवर है, गांव है। अभी पारेवर के अंदर पिछले महीने ही एक नर गोडावन की जो है मृत्यु हुई है बिजली तारों से टकराकर। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर और खूबसूरत घास का मैदान है। इसमें जो है मकड़ घास है, धामन है, सेवन है, ये सब यहाँ पे काफी मात्रा में उगी हुई है। लंप भी इसमें थी। तो तकरीबन मतलब एक घास के मैदान में भी काफी बायोडाइवर्सिटी है। आप इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ये लंप, मतलब लंप एक घास है जो कि हमारे यहाँ थार मरुस्थल में होती है। ये उस घास का पूरा मैदान है और ये बहुत रेयर कि मतलब इतनी डेंसिटी में ये घास का मैदान देखना भी एक रेयर केस है, और जो कि ये खिया और पारेवर के बेल्ट में आज भी सुरक्षित है। और यहाँ पे गोडावन भी पहले तो थे लेकिन अब काफी कम हो चुके हैं। तो ये हमारा मेन मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई आप हम जो भी कार्य करें वो इस ग्रासलैंड और ये जो डेजर्ट का इको सिस्टम है ये भी एक ओरण है, हमारा जो भादरिया का ओरण है ये उसकी तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बेर के कितना सघन झुरमुट है पेड़ों का। इस तरीके का आपको जैसलमेर के कई सारे ओरण हैं जहाँ पे आपको इस तरीके का घना प्लांटेशन देखने को मिलेगा। ये नेचुरल प्लांटेशन है जो कि सालों से, सदियों से, मतलब 500-600 सालों से प्रोटेक्ट करके रखा गया है जैसलमेर के गांव के लोगों के द्वारा। लेकिन आज की तारीख में हम इसको खत्म कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो है पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है, ये नबडूंगर है जो कि जैसलमेर का एक प्रमुख शक्ति पीठ भी है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। और ये वहां से उसके बैकड्रॉप में पूरा का डीएनपी और उस नबडूंगर के बीच का जो एरिया है जो कि खाली पड़ा है, मैदान है, ये वहां की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घास का मैदान है। और जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं सब कैर के पेड़ है। कैर एक ऐसा इम्पोर्टेंट थार मरुस्थल का पेड़ है जो कि आज अभी भी नर्सरियों में इसके पौधे नहीं विकसित किए जा रहे हैं, ना ये मिल रहे हैं। लेकिन जब हम कोई भी घास मैदान के अंदर खेती का काम करते हैं
या कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी लाते हैं तो सबसे पहले हम वहां की घास हटाते हैं और हम कैर को खत्म कर देते हैं। जबकि आज की तारीख में कैर जो है, क्योंकि आपको मालूम ही है जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं वो उसको टेंटी के नाम से जानते हैं, तो टेंटी और कैर जो एक ही चीज है, उसको खाने के काम में भी लिया जाता है, अचार बनता है, उसका सब्जी बनती है और काफी महंगा बिकता है वो। तो हम एक बहुत महंगी जो हमारी खाद्य पदार्थ है उसको हम नष्ट कर रहे हैं, और इसे हमें सुरक्षित करके और आगे इकोनॉमिकली जो है, जो ग्रामीण औरतें हैं उनको लाभ देना चाहिए था, वो हम भूल गए हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, गोडावन है, हरा भरा एक जैसलमेर के ओरण का लैंडस्केप है जिसमें चिंकारा के साथ में गोडावन घूम रहा है। तो जिन लोगों ने गोडावन नहीं देखा है वो इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक चिंकारा के साथ में उसकी एक कंपैरिजन को आप देखिए कि वो कितना ऊंचा होता है, जिसमें ये एक मादा गोडावन है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें कि हमें ध्यान रखना है कि भाई घास का मैदान है। ये आप तस्वीर देखिए, ये एक देगरा है ओरण के अंदर, ये सुमेर सिंह जी के ऊंटों के साथ में मैंने ली थी। तो ये एक पूर्ण विकसित ऊंट है और ये बोर जो बेर होता है उसके झाड़ी को खा रहा है। अब आप देखिए कि एक जो ऊंट जो कि खुद इतना ऊंचा जानवर है और उसको भी अपनी गर्दन ऊंची करके इस बेर को खाना पड़ रहा है। तो आमतौर पर जो है, जिन लोगों ने बेर की केवल 4-5 फुट की झाड़ियां देखी हैं उनके लिए बेर का जंगल देखना जैसलमेर में आके एक आश्चर्यजनक बात होती है। और इन सब ओरणों को इन ऊंटों ने और यहाँ के जो पशुपालक हैं उन्होंने ही इनको रचाया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे कि हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, और हमारा जो भी है विकास के कार्य हो रहे हैं तो उसके अंदर भी हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही मुख्य बात है मेरी। किसी को कोई प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी आपका। और आपने बहुत ही सरल तरीके से गंभीर बातों को रखा है कि कैसे हमारे चारों तरफ का जो इकोसिस्टम है, स्पेशली जो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर का जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम कैसे खतरे में है और उस इकोसिस्टम के अंदर कितने तरह की प्रजातियां रहती है। और ये सारी की सारी प्रजातियां, जैसे इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है ओनली वन अर्थ, उसी स्टाइल का हमारा एक मैसेज है कि धरती पे, मतलब पूरे ब्रह्मांड में यही आज की तारीख में एक जगह है जहाँ पे जीव जिंदा रह सकते हैं। बाकी हम कौन से ग्रह पे कौन सा जीवन कब खोजेंगे वो आने वाला समय बताएगा, पर आज की तारीख में हमारे पास में यही धरती है, यहीं पे सारे जीव रहेंगे और वो सारे जीव हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अकेले अपने आप को आइसोलेशन में या एकांत में हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करके नेचर से नहीं रख सकते। और इसीलिए जो हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम के अंदर एक स्लोगन रूपी बात की गई है वो है कि लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विथ नेचर। पिछले 2.5 साल से हमने देख लिया है कि एक महामारी, चाहे आप कितना भी उसको रोकने का प्रयास करें, हर के घर में पहुंची है। आपके घर में नहीं पहुंची है तो आपके पड़ोसी के घर तक तो जरूर पहुंची है। और वो नेचर से, वाइल्ड लाइफ से, जिसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं, वहां से वो जंप करके ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक फैटल डिजीज बन के आई है। और अगर हम नेचर की रेस्पेक्ट करें, हर जीव की रेस्पेक्ट करें, उसको उसके जीने का अधिकार पूरा दें, तो उनकी जो बीमारियां है वो हमारे यहाँ पे, हमारे जीवन पे या हमारे जो लाइफ स्टॉक है, हमारा जो मवेशी है, उनके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। तो हमें नेचर का रेस्पेक्ट करना है। और हमारी ये थीम है, मैं पार्थ जी के साथ में पिछले करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जितना भी वेस्टलैंड कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में है वो ब्रिटिशर्स के जमाने की वेस्टलैंड कैटेगरी है। जब हम देश में आजादी का अमृत मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमारे विशेषकर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको इस चीज का जो है काफी मतलब नॉलेज प्रॉपर है नहीं, क्योंकि ये चीज क्या डिस्कस करी नहीं जाती है अधिकांश जगहों पे।
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो कैटेगरी है कि हम जिसे बंजर जमीन कह रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर में आप जो भी जमीन देखेंगे सरकारी रिकॉर्ड में वो बंजर है। अगर वो आपका गोचर नहीं है, ओरण में दर्ज नहीं है, या आपकी चक जमीन नहीं है, तो वो बंजर जमीन कहलाई। ये एक वेस्टर्न राजस्थान में एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी, अगर समय की इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा इसके ऊपर देना चाहूँगा। जी 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 प्लीज जी। तो ये मैं, जैसा कि अभी डूकिया सर ने बात करी कि ये हमारे ब्रिटिशर्स के, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके समय जो नीतियां बनाई गई थी भारत के ऊपर राज करने के लिए, ये वहां से उत्पन्न हुई एक समस्या है। इसकी शुरुआत हमारे मतलब ये ज्यादा पुरानी समस्या भी नहीं है, ये 1864 में, मतलब आज से आप देख लीजिए कि 150 साल पहले ये समस्या चालू हुई थी। 150 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट का गठन करा था, और 1864 में उन्होंने, जो कि प्रायद्वीपीय भारत था और पूर्वी भारत, जो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसीज थे उस समय, वहां के जो इलाके जिनमें कि जंगल थे, सागवान के, साल के जो जंगल थे, उन्होंने उनको तो जंगल माना, और जो घास के मैदान थे, क्योंकि जंगल से उनका तात्पर्य था कि जो लकड़ियां हैं, पेड़ काटेंगे हम, टीक का और साल की जो लकड़ियां हैं, शीशम की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, तो ये सब लकड़ी हम लोग जो है जहाज बनाने, दरवाजे बनाने और भी अन्य जो उपयोग है उसमें काम में लेंगे, औद्योगिक उपयोग के लिए। तो इसलिए उन्होंने जितनी भी जो हमारे वनों के जो पुराने परंपरागत और सदियों से जो चले आ रहे नियम कायदे थे भारत के अंदर, जैसे कि आदिवासी समाजों के पास भी जो हक थे, जो उनके जंगलों को लेकर जो राजा महाराजाओं ने दे रखे थे, तो उन सबको उन्होंने एक ही झटके में एक कानून बनाकर खत्म कर दिया कि अब जंगल जो है सारी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन है, उनकी संपदा है। वो अंग्रेज जहां जाए वहां पे पेड़ काट सकते थे, और ये एक बहुत बड़ा जो उसमें चीज हुई थी। तो 1864 में उन्होंने ये पहला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन करा, और तकरीबन आप ये देखिए कि 14 साल के अंदर ही भारत का जो वन क्षेत्र था उस समय, जो 108 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल था, वो मतलब 14 साल के अंदर घटकर जो है लगभग 90 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती के लिए उन्होंने जंगल तो काटे, लेकिन हमारे जो घास मैदान है उनको वेस्टलैंड बनाकर छोड़ दिया, और उन वेस्टलैंड के अंदर उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया। तो ये जो खेती करने का जो आज हम जो देख रहे हैं कि हमारे पूरा जो गंगा यमुना का और पंजाब के जो मैदान है, ये बहुत दुखद बात है कि पंजाब जो राज्य है, जो कि एक भारत का बहुत बढ़िया कृषि उत्पादक राज्य है, लेकिन वहां पे वन बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए वहां पे कोई रिजर्व फॉरेस्ट जो है बड़ी स्तर का वहां पे आज मौजूद नहीं है। तो इन सब का जो कारण वो हमारी जो वन पॉलिसी है, जो कि ब्रिटिशर्स के समय लाई गई थी, उसी के कारण है। और पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि ये हमारा पूरा इलाका घास मैदान था और रियासतों के अधीन था, 1947 तक यहाँ पर रियासतें थी, तो ब्रिटिशर्स के जो वन पॉलिसी जो पॉलिसीज थी वो यहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हिसाब से यहाँ पे जंगल ही नहीं थे, पहली बात तो, क्योंकि ये जंगल उनके काम के नहीं थे। और फिर सामुदायिक जो कंट्रोल था वो राजा महाराजाओं के और समाज के हाथ में था। तो इसके कारण हमारे ओरण गुर्जर बचे रहे, आजादी के बाद भी बचे रहे, और अभी पिछले कुछ सालों तक भी बचे रहे। लेकिन आज की तारीख में हमारे घास मैदान और ये जो है, क्योंकि वेस्टलैंड हमने आजादी के बाद इनको उसी अंग्रेजी नियम के आधार पे इनको हमने वेस्टलैंड कैटेगरी में डाल दिया, तो आज अब ये हमारे बहुत समस्या का जड़ी सारी ये पॉलिसी बन गई है। और विशेषकर जो हमारे ग्रामीण जो युवा हैं, जो कि इन खास मैदानों से सीधे जुड़े हुए हैं, उन्हें ये चीज समझने की बेहद आवश्यकता है कि जो जमीन है जिसे हम ओरण गोचर कह रहे हैं, जिन्हें हम घास मैदान कह रहे हैं, वो उसको उसी कैटेगरी के रूप में सरकार से जो है मांग करे कि आप इसे
जंगल के रूप में मान, क्योंकि घास मैदान भी अपने आप में एक जंगल है। ये मतलब जरूरी नहीं है कि जंगल के अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ ही हो, घना जो है वृक्षारोपण हो, लेकिन जो हमारी ये घास के मैदान है प्राकृतिक है, इसको प्रकृति ने खुद ने बना के हमें दिया है, जिसके ऊपर यहाँ के जितने भी जीव जंतु इस घास के ऊपर ही निर्भर है। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है और इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। मैं ये इतनी सी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी आपका। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात उठाई और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं, उसके अंदर और पिछले करीब 7-8 साल के अंदर हमने ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो 100-200 साल पुराने जितने भी कानून थे वो हमने ख़त्म किए हैं। तो वेस्टलैंड कैटेगरी के बारे में भी हमारी अपील रहेगी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिनका भी ये दायरा न्याय का आता है, वो इस कैटेगरी के ऊपर एक बार वापस बैठ के बात करे, बैठ के मंथन करे, पॉलिसी लेवल पे एक डिसाइड करे, क्योंकि आज हम कचरे से वापस वैल्यू एडिशन करके हमारे जो घर का कचरा होता है उससे हम वैल्यू एडिशन करने की बात कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है जिसको हम लोग वेस्टलैंड कहकर उसको हम लोग आप ये मान के चलिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि दोहन, प्रकृति का दोहन आप उस लेवल पे कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी फ्रेजाइल है और उसको आप कह रहे हो कि वेस्टलैंड कैटेगरी में डाल के और उसको आप विकास के दूसरे आयामों के अंदर आप उसको ले जाना चाहते हो। पश्चिम राजस्थान के अंदर विकास के नाम पे जो हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा आता है रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज़मीन हम लोग जो गवर्नमेंट या जो सरकारें दे रही है उसके अंदर ये वेस्टलैंड कैटेगरी वाला जो एंगल है वो उनको सूट कर रहा है और उसी की वजह से वो जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसके अंदर हो रहा है। तो वापस बैठ के बात करने की जरूरत है। और जैसा हमारे सारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि कैसे कौन कौन से पक्षी, कौन कौन से जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। और मैं बीच में पार्थ जी का भी सहयोग चाहूँगा कि मैं पिछले करीब 2-3 महीने से कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर एक बड़ा अच्छा समझने में आ रहा है कि एक नई कैटेगरी बनाई जाए जिसको हम लोग ओपन नेचुरल इकोसिस्टम कहें। और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम है जिसके अंदर इंसान भी रहता है, जिसके अंदर उसके लाइफ स्टॉक भी रहता है, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी रहती है। ये अगर हम पश्चिम राजस्थान के कंसेप्ट में देखें तो ये हमारे ओर्ण हैं, ये हमारे गोचर हैं और ये हमारे तालाब की अगोर है जिसको हम अंगोर या अगोर कहते हैं और इनके अंदर सारे जीव रहते हैं। अब मैं इस चीज को और अगर समझना हो तो आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में गोडावन की लगभग सरकारी आंकड़ा है 150 2018 के अंदर बताया था, उसके बाद में धीरे धीरे उसको कम करते करते लगभग 130 के आसपास बताते हैं। आज की तारीख में पश्चिम राजस्थान के अंदर जितने भी गोडावन मिल रहे हैं वो मैक्सिमम इन्हीं एरिया में मिल रहे हैं, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में मिल रहे हैं। 70%, 60%, क्योंकि 100 के आसपास तादाद हम जैसलमेर में मानते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी गोडाउन की तादाद है। और 2 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें निकल के आया कि डेजर्ट नेशनल पार्क के बाहर 54 से लेके 60 तक गोडाउन रहते हैं। तो जब 90 में से 60 गोडाउन ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में रहते हैं और 30 गोडाउन अगर संरक्षित क्षेत्र में, जिसको हम लोग राष्ट्रीय मरु उद्यान कह रहे हैं, तो हमारा अटेंशन ओपन नेचुरल इकोसिस्टम की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क तो पिछले करीब 35-36 साल से बहुत अच्छे प्रोटेक्टेड है और उसका पूरा श्रेय वहाँ की स्थानीय जनता को जाता है जिन्होंने उसको आज की तारीख तक बचा के रखा है, और वन विभाग का जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ऐसे क्रिटिकल जगह पे जहाँ पे गर्मी का तापमान 50 डिग्री तक पहुंचता है, सर्दी का तापमान 0 डिग्री तक पहुंचता है, उसके अंदर हमारे जो वन रक्षक है वहाँ मुस्तैद अपनी अपनी वन चौकियों के अंदर बैठ के उन पूरे इकोसिस्टम्स की रखवाली कर रहे हैं। पर हमारा जो बाहर का इकोसिस्टम है उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तो ये हमने एक सिग्नेचर फोटोग्राफ आज के पोस्टर के लिए बनाया और इसके लिए मैं हमारे साथी श्याम बिश्नोई जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके एक दूसरे हमारे साथी हैं राधेश्याम पेमानी बिश्नोई, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैसे स्थानीय युवा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ का। और इन डॉक्यूमेंटेशन करने वाली वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये जो फोटो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
पिछले करीब 2-3 साल से बहुत जगह हमें ये पूछा गया कि क्या आप बता सकते हो वहाँ पे गोडाउन है, क्या आपने कभी वहाँ देखी है, क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने वैसा किया है। तो जब हम पॉलिसी लेवल पे जब कोई बैठता है और उससे हम अगर ऐसे सवाल ऐसे अगर हम उसको कहते हैं कि साहब वहाँ पे ये है वो है, तो वो कहते हैं कि आपने देखा है क्या, क्या आप उसको प्रूव कर सकते हो क्या। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे युवा साथी राधेश्याम बिश्नोई का, जिसने देश और दुनिया के अंदर ये प्रूव कर दिया कि आज पोखरण इलाके के अंदर गोडावन समसुदासरी और जो डेजर्ट नेशनल पार्क उससे ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा इलाका है जो प्रोटेक्टेड है, वो है रामदेवरा एनक्लोजर। उसके बाद में दूसरा एक छोटा सा इलाका है जो हमारे सुमेर सिंह जी के इलाके के पास में रासला एनक्लोजर है। ये 2 एनक्लोजर हैं। वो रामदेवरा एनक्लोजर के अंदर तो आज की तारीख में भी, और मुझे जहाँ तक पता है आज की डेट में भी वहाँ पे 1-2 अंडे नेचुरल उसमें वाइल्ड पॉपुलेशन में हुए हैं। और रासला के अंदर जो है बड़ा क्रिटिकल वो है, सुमेर सिंह जी उसके ऊपर दिन रात लगे हुए हैं और कुछ मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं न्यायालयों में। बट ये है कि ओपन नेचुरल इकोसिस्टम को बचाना है और यही हमारे स्थानीय जो इकोसिस्टम है या स्थानीय जो इकोनॉमी उसको सपोर्ट करता है, उसके लाइफ स्टॉक करता है। मैं इसमें ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में स्पेशली गोडावन के केस में ये बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये हम लोगों ने जो देखी है फील्ड में, जैसे राधेश्याम जी के साथ में कई बार जाना होता है तो हमने, और सुमेर सिंह जी के साथ में भी, तो हम लोगों ने जो चीज नोट करी वो ये है कि गोडावन जो है, आमतौर पर ये धारणा बताई गई कि भी गोडावन बड़ा शर्मीला पक्षी है और काफी दूर से देख के उड़ जाता है, जो कि डेफिनेटली, क्योंकि अगर किसी पक्षी का शिकार हुआ, और क्योंकि गोडावन एक झुंड में रहने का आदी पक्षी है, तो उसका जैसे कि अगर शिकार होता है तो झुंड में अगर पक्षी है और उसका इतनी बड़ी तादाद में अगर शिकार पुराने जमाने में हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक वो उनके बिहेवियर में वो आ जाते हैं कि भाई ये चीज रिस्क है, इससे ये हमें मार देंगे, तो वो पहले ही उस खतरे को भांप कर उड़ जाते हैं, है ना। लेकिन जहाँ ये ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, यहाँ पे एक बहुत रोचक है कि ये गोडावन जो वहां पे चरवाहे हैं, जो पशुपालक हैं, उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं क्योंकि ये उस चीज को भी भांप गए कि भाई अगर इसके साथ में ये इतने जानवर हैं, इतने गाय हैं, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, तो ये हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, ये केवल वहां पे उनको चराने आया है। और ये उस चीज का लाभ भी उठा रहे हैं। जैसे गायें जब चरती हैं घास मैदान में, और गायें जब वहां पे जो मूवमेंट होता है गायों का, और या सूखा गोबर होता है, तो उसमें जो भी इंसेक्ट्स हैं वो जब गायों के चहलकदमी से उड़ते हैं, तो गोडावन उनको खाने के लिए गाय के पीछे पीछे घूमता है। तो ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में गोडावन को नहीं मिल रही, और इस कारण वो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो पाठ जी हमारे बता रहे हैं, सुमेर सिंह जी के ऊंट। और ये देखिए, ये देगरा ओरन का इलाका है, और इसको हम अगर उर्दू में कहें तो नखलिस्तान, इंग्लिश में कहें तो ओएसिस है। ये जो वाटर बॉडी आप पीछे देख रहे हैं, ये वाटर बॉडी पूरे इलाके के पानी से भरती है, और इस ओरन के अंदर सुमेर सिंह जी के सहायता से और इंटेक के सहयोग से वाटर बॉडी का एक सर्वे किया गया, जिसके अंदर 33 वाटर बॉडीज 15,000 हेक्टेयर या 60,000 बीघा के अंदर 33 वाटर बॉडीज आज की तारीख में वहाँ पे मिलती है। और कुछ ऐसे तालाब हैं जिसमें एक ये तालाब है जो कभी सूखता नहीं है, और यहाँ पे हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां डेली पानी पीती है, ऊंट पानी पीते हैं, दुनिया भर के पक्षी पानी वहाँ पे पीते हैं, जल पक्षी वहाँ पे रहते हैं। और जो जैसलमेर के वाटर बॉडीज हैं या ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के जो वाटर बॉडीज हैं, घास के मैदान हैं, वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स का जो फ्लाईवे है उसका रूट है। और यहाँ पे अगस्त से माइग्रेटरी बर्ड्स का आना शुरू हो जाता है और अप्रैल के अंत तक जाना लगा रहता है।
कल परसों तक पार्थ जगानी जी और इन हमारे एक और साथी हैं श्याम मीणा जी, और ये लोग फोटोग्राफ भेज रहे थे कि सर ये देखिए जैसलमेर के अंदर ये बर्ड आ रही है, ये बर्ड आ रही है। तो जो बर्ड्स पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया से चली गई हैं वो जैसलमेर के कुछ विलेज वाटर बॉडीज के अंदर आज की तारीख में भी दिख रही हैं, और वो अपने ब्रीडिंग प्लूमेज में। तो ये स्टेपिंग स्टोन्स जो वाटर बॉडीज है जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, और इस रोल को हमें रेस्पेक्ट के साथ में देखना चाहिए और इसको हमें बचाने में मदद करनी चाहिए। और जैसे पार्थ जी अभी बता रहे थे, मैं एक और फोटो शेयर करना चाहूँगा जिसमें कैसे अगर मैं ये कहूँ कि गोडावन गाय चरा रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये फोटोग्राफ हमारे साथी राधेश्याम जी का भेजा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक गाय चल रही है और उसके पीछे 3 गोडाउन चल रहे हैं, और ये लिटरली जिसको हम लोग कहते हैं कि ये गोडाउन चल रहे हैं। तो जैसे जैसे गाय चलती है, जैसे जैसे भेड़ चलती है, उनके साथ में कुछ कीड़े मकोड़े चलते हैं, और उन कीड़े मकोड़ों को ये गोडाउन बड़े चाव से खाता है। तो इसी तरीके से ये वहाँ पे पालते हैं, मतलब गोडाउन इनके साथ में चलता है। और ये देखिए आप ओपन नेचुरल इकोसिस्टम का बादशाह है, ये स्पाइनेटेल लिजर्ड है, सांडा जिसको लोकल में कहते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद आपको अगर मिलेगी तो मगरों के बीच में जो घास के मैदान है उनके अंदर आपको सांडे दिखेंगे, और बीच बीच में आपको कुछ गोडाउन भी घूमते हुए नजर आएंगे। तो आज हमारा ये प्रयास है कि हम लोग ये डिस्कस करके बात करें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आपने आज भी बहुत सारे संदेश सुने होंगे, कुछ व्हाट्सएप सोशल मीडिया संदेश आते हैं कि साहब पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। मेरा ये मानना है कि जितने पेड़ लगे हुए हैं, अगर हम उनको 2-3 साल के लिए प्रण ले लें कि हम आगे के पेड़ ना लगा के उनको हम बचाने की बात कर लें, उनको हम नहीं काटें, उनको हम नहीं नष्ट होने दें, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और हमें घास के मैदानों की बात करनी है, वो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसको हमें बचाना है। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा हमारे साथी पैनलिस्ट चेतन मिश्र का। और चेतन मिश्र, चेतन आप हैं यहाँ पे? जी जी हाँ, तो आप अपना कैमरा ऑन करें, और अगर आपको कुछ पार्थ जगानी जी से सवाल करना है, कुछ शेयर करना है तो आप बताइए। नहीं, पार्थ भाई साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई है ओपन नेचुरल सिस्टम्स के बारे में, और मतलब हिस्ट्री से लेके करंट तक कैसे ब्रिटिश लोगों की फिलॉसफी ने पूरा हैबिटेट चेंज कर दिया, काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए। मैं कोशिश करूँगा उसी के अंदर कुछ ऐड करने की कोशिश करूँ, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बता दिया, तो मेरा प्रयास है कि उसमें कुछ और ऐड कर सकूँ नई जानकारी। सो Okay, हम thank you. जी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं अच्छा आप करेंगे चेतन? अगर मैं करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। जी ठीक है, आप कर सकते हैं, मैं करता हूँ एक बार, क्योंकि मैं उसको चेंज भी कर रहा हूँ इसलिए। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन? नहीं होगा, आप करिए, आप ओके। हाँ, आप करिए। हाँ, तो जैसे हम अभी ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स की बात कर रहे थे, तो इसका सीधा साधा शाब्दिक अर्थ यही है कि वो हैबिटेट, वो आवास जिनके ऊपर घने पेड़ों की कैनोपी नहीं हो, जहाँ सघन पेड़ नहीं हो, वो भी कितने इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे पेड़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बंजर जमीन है या वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो ये पहला फोटो भी एक जैसलमेर के एक उड़न का है, आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रोडक्टिव हैबिटेट है। सो जैसे इसकी बेसिकली मैं शुरुआत जैसे पार्थ भाई साहब ने करी थी कि ब्रिटिश लोगों के समय में वो लोग आए, उन्होंने हैबिटेट को एक वेस्टलैंड की तरह कैटेगराइज किया। तो ऐसा बेसिकली जितनी भी औपनिवेशिक ताकतें थी जो जहाँ भी गई, जहाँ से वो आए थे वो पर्यावरण एकदम अलग था, जहाँ पे पूरे साल भर सारे आवास लगभग हरे रहते थे। लेकिन जैसे ही वो ग्लोबल साउथ की तरफ आए, भारत में आए, कुछ अफ्रीकन क्षेत्रों में भी गए, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े एरिया हैं जो ऐसे ही सूखे पड़े हैं। लेकिन ये जो सूखापन है वो यहाँ की बेसिकली परमानेंट स्थिति नहीं है। ये समय साल के अंदर हर समय बदलती रहती है। कुछ समय सूखा रहता है, कुछ समय बहुत रहा रहता है, कुछ समय पानी से भरा हुआ रहता है।
वो लोग यहाँ के आवास की यही वेरिएशन नहीं समझ पाए और इन्हें कैटेगराइज करा कि ये डिग्रेड सिस्टम है, इन्हें प्लांटेशन की जरूरत है, पेड़ लगाओ, हरा करो, और इनके विकास की दिशा के अंदर एक नए बहुत सारे प्रोग्राम लेके आए। तो इसकी सबसे जबकि वो ये समझने में फेल हुए कि ये एरिया भी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, यहाँ पे बहुत तरह तरह के एंडेमिक जीव हैं, जैसे बहुत सारे जीवों के बारे में भी हम सुन रहे थे, गोडावन है, फॉक्सेस हैं, सोशेबल लैपिंग, बहुत सारे एंडेंजर बर्ड जो सिर्फ इन्हीं आवासों में पाए जाते हैं। और ये सारे जीव यहाँ के सूखेपन और ये जो प्राकृतिक बदलाव है साल भर का पर्यावरण में, उनके प्रति इतने अडेप्टेड हैं कि अब अगर इनको हरा कर देते हैं या इनको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगा के एकदम जंगल बना दे, तो ये इन जीवों के लिए एक तरह से बुरा प्रभाव होगा, इनके आवास घटेंगे, जो इनके सूटेबल आवास हैं वो कम होंगे। सिमिलरली यही सूखे आवास इसी ओपन स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं। राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन वाला राज्य है यूपी के बाद। तो अगर ये सारे सूखे हैबिटाट ओपन नेचुरल इकोसिस्टम इतने ही अनप्रोडक्टिव होते तो क्या वो इतनी बड़ी आबादी लाइवस्टॉक की सपोर्ट कर पाते? ये चीज़ ब्रिटिश टाइम से लेके अभी तक हमारे आज़ादी के बाद हमारी पॉलिसीज़ के अंदर भी देखने को नहीं मिली कि हम इन आवासों को वो क्रेडिट दें जो क्रेडिट ये डिजर्व करते हैं। ये अनप्रोडक्टिव लैंड नहीं है, बहुत डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। तो इनके मिसअंडरस्टैंड या इनको ओपन हैबिटाट चेतन मैं रोकूंगा, आपकी स्लाइड्स चल नहीं रही, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। हाँ। शेयर कर रहे हो ना उसका? जी। अभी तक तो ब्लैक आ रहा है। जब आप शेयर कर रहे हो ना तो उसमें वो शेयर करो नीचे से ना, जब आप शेयरिंग वाले बटन पे जा रहे नहीं वो कर रहा है, इसमें ये बता रहा है स्लाइड्स वाला सबसे ऊपर वाला ऑप्शन शेयर करो। आपने स्क्रीन शेयर कर दी है। आप ऑन कर सकते हैं, मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं वो हैवी फाइल है, नहीं हो रही। ओके ओके ओके, एक सेकंड। 50 MB से ज्यादा का। पीपीटी वन ओपन किया हुआ आपने? जी जी। पीपीटी ओपन करके और फिर शेयर स्क्रीन में आप जाके देखो। अभी दिख रहा है। यस जी। अब आप इसको 1 से लेकर स्लाइड्स हो। जी। सो मैं शुरुआत वैसे यहीं से करता हूँ क्योंकि पीछे हेलो। हाँ हाँ प्लीज। सो ये जो ओपन हैबिटाट का मिस आइडेंटिफिकेशन हुआ है एज अ वेस्टलैंड, उसका बहुत अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। अगर हमने किसी भी हैबिटाट को अनप्रोडक्टिव कैटेगराइज किया है, उसको इस तरीके से दिखाया है कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस आवास की जितनी भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो सारी नज़रअंदाज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ग्रासलैंड्स को अनप्रोडक्टिव लैंड बोला, तो ये लैंड ओपन है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज डाल जा सकती है या यहाँ पे लैंड इंप्रूवमेंट के नाम पे एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, और ये सारी एक्टिविटी बेसिकली नेचुरल आवास को टेक्निकली डिग्रेड करती है जबकि इम्प्रूव नहीं करती। सो इसके बहुत सारे परिणाम देखने को मिले हैं। सो जैसे कि ये आप ये फोटो देख सकते हैं कि ये एक ही आवास है, थार रेगिस्तान। आप देख सकते हैं अलग अलग मौसम के अंदर इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। गर्मियों में जो रेगिस्तान एकदम बंजर सा देखने को मिलता है, एक हल्की सी बारिश के अंदर वो एकदम सघन जंगल और ग्रासलैंड जैसा भी बन जाता है। तो ये जो वेरिएशन सालाना ये यहाँ के आवास देखते हैं, ये वेरिएशन हमेशा यहाँ की मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर देखने को नहीं मिली।
और इन्हें इनकी एक स्थिति जो कि गर्मियों में जिस तरह से दिखते हैं, उसी एक स्थिति को परमानेंट स्थिति समझ के हमारी सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्लान की गई, जिसके अंदर प्लांटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बन्नी ग्रासलैंड का, कि ये जो मैप है बन्नी ग्रासलैंड का, ये बन्नी ग्रासलैंड बेसिकली थार रेगिस्तान की एकदम दक्षिणी सीमा के ऊपर कच्छ जो जिला है गुजरात का, वहाँ पे स्थित है। एक अर्ध शुष्क घास का मैदान है, जहाँ पे जो नेचुरल रूप से एक बहुत अच्छा ग्रासलैंड था, लेकिन वहाँ पे 1970 के दशक के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर प्रोसोपिस प्लांट किया गया। प्रोसोपिस जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बावड़िया भी बोलते हैं। और जब वो प्लांट किया गया उस वक्त नैरेटिव यही था कि ये एक बंजर रेगिस्तान है, इसको हरा करने की ज़रूरत है, मरुस्थलीकरण को रोकने की ज़रूरत है। इन सब उद्देश्य से जब प्रोसोपिस प्लांट किया गया, अभी वर्तमान स्थिति ये है कि एक बहुत बड़ा, आप इस मैप में जो भी हरा हिस्सा देख रहे हैं गहरा हरा, वो एक वो करंट स्टेट के अंदर प्रोसोपिस से कवर एरिया है। सो अभी इस पूरे लैंडस्केप का बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रोसोपिस के अंदर आता है। पर अब कुछ लोग पूछ सकते चलो अगर रेगिस्तान हरा हो रहा हो तो इसमें नुकसान कैसा है। अभी बहुत सारे नुकसान बताए पहले भी। इसका सबसे बड़ा सो हमने एक स्टडी कंडक्ट की बन्नी ग्रासलैंड के अंदर, जहाँ पे हमने मरु लोमड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश की कि बढ़ते घने जंगल या घने बावले की कैनोपी के बढ़ने से मरुस्थलीय लोमड़ी के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन पाया तो उसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब देखेंगे जो भी एकदम बाउंड्री वाला हिस्सा है जो गहरा लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया जहाँ पे मरुस्थलीय लोमड़ी के मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, सबसे ज्यादा मात्रा में वहाँ पे मिल रही है। जबकि जितना भी केंद्र का हिस्सा है जहाँ पे एक्चुअल इस मैप के अंदर जो भी घना प्रोसोपिस या बाउली से कवर एरिया दिख रहा है, उस सारे एरिया के अंदर मरु लोमड़ी अनुपस्थित है। तो इससे ये सीधा दिखता है कि जैसे जैसे घनी कैनोपी वाले एरिया ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में बढ़ते रहेंगे, यहाँ की जो स्थानीय प्रजातियां हैं जैसे कि मरुस्थलीय लोमड़ी, उन प्रजातियों के लिए ये एक सही संकेत नहीं है। उनका आवास धीरे धीरे सिमटता जाएगा। और यह सिर्फ मरु लोमड़ी के साथ नहीं, बहुत सारी रेगिस्तानी प्रजातियां हैं जो इस आवास की जो खुलापन है, आवास का ओपननेस है, जो हैबिटेट की, जो नॉर्मली ग्रास और बहुत कम मात्रा में स्थानीय पेड़ों के कॉम्बिनेशन से बनी है, उसके लिए अडेप्टेड है। तो जैसे ही इस तरह के आवास में बदलाव आएगा, यहाँ की स्थानीय प्रजातियां भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। गोडाउन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है उसके साथ भी ऐसा देखने को मिला है, मरुस्थलीय लोमड़ी के साथ भी ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो रेगिस्तानों के बदलने से धीरे धीरे उनकी आबादी कम हो रही है या उनका विस्तार धीरे धीरे घट रहा है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि रेगिस्तानी प्रजातियों की इकोलॉजी के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में हमें बहुत कम पता है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब रेगिस्तान को हमने शुरू से ही अनप्रोडक्टिव लैंड मान लिया तो कभी भी ये माना ही नहीं गया कि इन आवासों के अंदर भी बहुत तरह तरह के विचित्र जीव, वन्य जीव मिल सकते हैं। और इसी कारण उन पर कभी बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ। उनकी इकोलॉजी और व्यवहार के संबंधी भी हमें बहुत कम जानकारी है। तो बस एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत कैस्केडिंग, एक परत दर परत उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक ही जगह नहीं। जैसे 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 प्रोसोपिस या बावड़िया का विस्तार बढ़ रहा है, बहुत जगह ये जो चारण वाले एरिया वो भी कम हो रहे हैं। इसका प्रभाव लोगों की आजीविका पे भी पड़ रहा है। जो लोग हेलो शायद टेक्निकल कारणों से कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। चेतन, वी आर बैक। आई थिंक कनेक्शन चला गया था। हाँ भाई ये रिकॉर्डिंग हो रहा था लाइव, राइट? हाँ हाँ। तो कहाँ पे कनेक्शन कट हुआ आप बता सकते हैं? We are receiving comments like you are audible. Okay. आप बन्नी ग्रासलैंड एंड डेजर्ट फॉक्स का थोड़ा सा बता रहे थे।
ओके ओके ठीक है। तो यही है कि जो हमने डेजर्ट फॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट किया पूरे बनने के अंदर, वो बिल्कुल उस एरिया से मैच कर रहा है, मैप से मैच कर रहा है, जहाँ पे ये दिख रहा है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा घना बावलिया या प्रोसोपिस है वहाँ वहाँ डेजर्ट फॉक्स नहीं मिल रही है, और डेजर्ट फॉक्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ओपन नेचुरल हैबिटेट में मिल रही है जो बनने की फ्रिंजेस एरिया, जो किनारे के एरिया हैं, वहीं पे मिल रही है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बाकी स्पीशीज पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो कि जैसे गोडाउन के बारे में हम सुन रहे थे, और बहुत सारी रेगिस्तानी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये हरा रेगिस्तान बेसिकली एक अच्छा संकेत नहीं हो सकता बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हमें अभी बेसिकली ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने जब अपने रेगिस्तान को हरा करने का प्लान शुरू किया था, मतलब आज़ादी के पहले पंचवर्षीय योजना के अंदर ही द ग्रेट ग्रीन वॉल, बड़ी ग्रीन वॉल बना के रेगिस्तान को फैलने से रोकने के बहुत सारे इंटरवेंशन मेंशन हैं। शुरू से हमने बहुत लंबे स्तर पे प्लांटेशन किया, हिमालय की नदियों से पानी रेगिस्तान में लेके आए रेगिस्तान को हरा बनाने के लिए। और आज जब हम आज 75 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं, हमारा रेगिस्तान पहले से बहुत हरा है। आज रेगिस्तान इतना हरा है जितना पहले कई 100 सालों में नहीं रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रेगिस्तान हरा है ये एक हेल्दी इकोसिस्टम है, या हमने मरुस्थल को बढ़ने से रोक लिया, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं अभी भी कई जगह इतना रेगिस्तान होने के बावजूद भी आप देखेंगे हर साल दिल्ली में बढ़ते हुए सैंडस्टॉर्म की घटनाएं आती रहती है, और ये कहा जाता है कि रेगिस्तान फैल रहा है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन हैं जो हमें क्लियर करने होंगे कि इतना हरा करने के, रेगिस्तान को हरा करने के बावजूद भी हम ये सब चीज़ें क्यों नहीं रोक पा रहे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने रेगिस्तान की जो प्रकृति है उसको बहुत बड़े रूप से नज़रअंदाज किया है कि ये आवास हैं, इनको प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है, इनको रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। केवल प्लांटेशन आवासों को डिग्रेड होने से नहीं बचा सकते, और रेस्टोरेशन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये रेगिस्तान फंक्शन कैसे करते हैं, ये ग्रासलैंड फंक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि लोग, वाइल्ड लाइफ सब इन पे डिपेंडेंट है। तो जो भी हमने शुरुआत में रेगिस्तान को हरा करने से संबंधित प्रक्रियाएं आज तक शुरू करी है, हमने आई थिंक हम ये कह सकते हैं हमने रेगिस्तान को टेम कर लिया। आई थिंक अब हमें उसको टेम करने की जरूरत नहीं, बट उसके बावजूद हमें जो गोल अचीव करने थे, हम उन गोल को अचीव करने से बहुत दूर हैं। कि रेगिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लोगों की लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, वो सब गोल अभी भी अचीव नहीं किए जा सके। तो हमें ये बैठ कर सोचने की ज़रूरत है कि चलो हमने इतना रेगिस्तान हरा कर लिया, अब क्या, हमने कहाँ गलतियाँ की, और हम इतना हरा करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें सही नहीं कर पाए। तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है कि हमारा सारा फोकस हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन पे रहा। ये बहुत कम जगह सोचेगा कि किस तरह के प्लांट्स लगाए जाए, किस आवासों में लगाया जाए, किस डेंसिटी में लगाया जाए, लगाने के बाद उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और लगाने के बाद उनका सर्वाइवल रेट क्या है। इस सारे एक्टिविटी में बहुत पैसा खर्च हुआ, फिर भी हम अभी अपने गोल से बहुत दूर हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हमें करने की ज़रूरत है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज करें, और आवासों को एक फंक्शनल इकोसिस्टम की तरह मान्यता दें, एक बायोडाइवर्सिटी रिच हैबिटेट की तरह इनको मान्यता प्रदान की जाए कि ये हैबिटेट डिग्रेड नहीं है, इनकी बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इन पर डिपेंडेंट करती है, और इनके संरक्षण पर तभी जोर दिया जा सके जब हम इनके सही तरीके इन्हें पहचानें। जब तक इन्हें वेस्टर्न कैटेगराइज कर सकते हैं करते रहेंगे, इनको बचाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे अभी सुनील सर ने बताया कि गोडाउन की बची हुई आबादी का भी बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रह रहा है। इसका मतलब ये सीधा संदेश है, जो हमारे प्राकृतिक तरीके से लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हुआ करती है गोचर और ऑन के तौर पे, उन प्रैक्टिसेस के अंदर रेगिस्तान की जो मूल प्रवृत्ति है उसको पहचाना गया, और उस हिसाब से उन आवासों को बचाया गया। किसी भी गोचर या ऑन के अंदर पारंपरिक रूप से बड़े स्तर पर प्लांटेशन नहीं किया गया, उनको उनकी प्राकृतिक स्थिति में बचाया गया, और प्लांटेशन किया गया तो वही प्लांट लगाया गया जो वहाँ के नेटिव हैं, ना कि बाहर से लाके लगाए गए। तो मेरे ख्याल से मैं यही क्वेश्चन या डिस्कशन के लिए रुकूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका। पार्थ जगानी जी, आप अपना कैमरा ऑन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद चेतन, आपने जो बन्नी ग्रासलैंड का एग्जाम्पल और उसमें डेजर्ट फॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कोरिलेशन निकाल के दिखाया कि कैसे जब भी हम लैंडस्केप में कोई चेंज करते हैं तो एक स्पीसीज के लिए वो हो सकता है बेनिफिशियल हो, दूसरी स्पीसीज के लिए हो सकता है बेनिफिशियल ना हो। तो ये हम एक देख सकते हैं कि प्रोसोपिस उलिफ्लोरा, जिसको कच्छ में आपके गांदा बावड़िया नाम से कहते हैं,
हमारे यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में इसको बौड़िया कहते हैं, विलायती कीकर कहते हैं। तो ये जहाँ पे पनपता है उसके इलाके की पूरी बायोडायवर्सिटी को, न एक स्पीसीज बल्कि पूरी बायोडायवर्सिटी को सिरे से खात्मे की तरफ लेके जाता है। और वो बनी ग्रासलैंड के अंदर बहुत सारे रिसर्चर्स एट्री के काम कर रहे हैं और वहाँ के कुछ स्थानीय एनजीओ के साथ में मिलके लॉन्ग टर्म एक रिसर्च चल रही है। और उसमें क्लियर कट देखने में ये आ रहा है कि कैसे डेजर्ट जर्ड है या बहुत सारे रोडेंट स्पीसीज हैं, आपका डेजर्ट फॉक्स है, उन सब डेजर्ट एनिमल्स ने उस इलाके को पूरा का पूरा छोड़ दिया है। वह उसी तरह आप अगर देखेंगे तो बनी इलाके में जो भैंस वाले और जो लाइव स्टॉक रखने वाली जो कम्युनिटीज हैं, उनका भी ये कहना है कि साहब हमारे जो लाइव स्टॉक है उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया, उनका ग्रेजिंग एरिया कम हो गया। रिस्टोरेशन की आपने चेतन बात की, मैं बताना चाहूँगा थैंक्स टू सम यूथ्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान स्पेशली इन जैसलमेर, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, या ये मान के चलिए कि लोकल इलाकों में अगर हम उनको कहें कि वो तो साहब ऐसा ही है, तो दैट सम ऐसा टाइप ऑफ कैटेगरी के जो यूथ्स हैं वो पाथ ब्रेकिंग आइडियाज के साथ में काम कर रहे हैं। उसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सुमेर सिंह जी भाटिया सावटा, जिनके हम ऊँट की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने खुद के खेत में एक स्टडी प्लॉट समझ लीजिए या कुछ भी आप ऐसा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जो 50 बीघा के अंदर सेवन घास का एक अपना खेत, जो उनका खड़ाई वाला खेत था, उसको उन्होंने सेवन घास के मैदान के लिए डेवलप करने का प्लान लेके 2-3 साल से, आई थिंक तीसरा साल उनका है, वो चल रहा है। और पहले साल में उनके यहाँ पे सेवन अच्छे से पनपी, उसके बीज वहाँ पे बिखरे, आज वो बीज को भी दूसरे लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, और वहाँ पे एक सेवन का पूरा एक छोटा सा निश क्रिएट हुआ। उस एग्जाम्पल को हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ERDS फाउंडेशन और पार्थ जी की टीम के साथ में। हम और जगह पे उस आइडियाज को लेके जा रहे हैं। और धोलिया के सरपंच हैं शिवरतन विश्नोई जी, वो भी यूथ हैं, मुझे लगता है मुझसे तो एज में उनकी काफ़ी कम है, मुझे लग रहा है चेतन आपसे 2-3 साल बड़े होंगे। और उनको ये आइडिया पसंद आया, और पूरे राजस्थान के अंदर हम नरेगा की जब बात करते हैं तो या तो सड़क बनते हुए दिखती है आइडिया में, या हमें कोई तालाब की खुदाई होते दिखती है। धोलिया पंचायत में सेवन घास का मैदान नरेगा के तहत कलेक्टर को उन्होंने कन्विंस किया, और नरेगा का बजट सेवन घास के मैदान के लिए उन्होंने सैंक्शन करवाया, और करीब 250 बीघा के अंदर सेवन घास लगाई जा रही है। और उसके लिए श्याम विश्नोई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने कन्विंस किया। राधे श्याम पेमानी विश्नोई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने सरपंच को कन्विंस किया कि साहब आप इसको करके तो देखिए कुछ होता है। और वो धोलिया का जो एक एग्जाम्पल है वो जैसलमेर जिले के लिए बड़ा निकल के आया। फिर उसी के नक्शे कदम पे उसी के एडजॉइनिंग पंचायत है खेतलाई में वो एग्जाम्पल हुआ, और लाठी में वो एग्जाम्पल चल रहा है, और भादरिया में भी शायद चलेगा। और ये चारों जो इलाके में आपको पंचायत बता रहा हूँ, ये चारों के चारों GIP गोडाउन का हैबिटेट है। तो गोडाउन के हैबिटेट के अंदर हम इनडायरेक्टली लोकल पार जी आपके हाँ माइक बंद। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल मतलब लाठी धौलिया और खेतोलाई में ही नहीं, इनफैक्ट उसके पास में एक तो अपने ये है गांव डेलासर करके, तो वहां पे भी सेवन का एक पैच तैयार कराया गया है ग्राम पंचायत के माध्यम से, तो वहीं के जो यूथ है उन्होंने करा है। और एक है भैरवा है चांदन के अंदर, तो भैरवा के पास में भी जो है वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं वहाँ पे एक सज्जन, तो उन्होंने वहाँ पे भी एक जो है पैच को, हालांकि वो इतना धौलिया जैसा 250 बीघा का प्लॉट नहीं है, लेकिन तो भी दे हैव ट्राइड कि उन्होंने उस पूरे एरिया को जूली फ्लोरा से मुक्त करा के JCB से उसको जूली फ्लोरा को निकलवाया, और वहाँ पे सेवन का लास्ट जो मॉनसून था उसमें उन्होंने पूरी मतलब बीज डलवा के और उसको सही से करवाया। आई थिंक अभी हमें इसी तरीके की रेस्टोरेशन प्लान की जरूरत है, जहाँ पे हम किसी एक ही प्रैक्टिस को, जैसे प्लांटेशन सब चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है, तो उससे आगे बढ़ के एक पूरे इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझें कि चलो पूरे घास के मैदान है वो किस किस लेवल पे अलग अलग तरीके से बायोडाइवर्सिटी और लाइवलीहुड दोनों को सपोर्ट करते हैं। और फिर ये भी है कि अगर हमारे इकोसिस्टम हेल्दी रहेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि रेगिस्तान के जो हरितीकरण के प्रयासों में हमने इतना रेगिस्तान को भरा कि आप देखेंगे पिछले कुछ दशकों से मलेरिया और डेंगू केसेस जिस तादाद से बढ़े हैं रेगिस्तान के अंदर, जो कुछ दशक पहले तक देखने को नहीं मिलते थे।
ये एक बहुत मतलब बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारा इकोसिस्टम हेल्दी नहीं है, बिकॉज केवल ग्रीनरी डज नॉट इक्वेट हेल्दी इकोसिस्टम। केवल हरा है मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमें उसकी इकोसिस्टम सर्विसेज किस तरह की मिल रही है, किस तरीके से वो सारी जो पारिस्थितिकी की प्रोसेस हो रही है उसको समझ के उसके अनुसार हर तरह की इंटरवेंशन को देखना पड़ेगा। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ग्रासलैंड है तो उसको ग्रासलैंड के तौर पे डेवलप किया जाए, श्रबलैंड है तो श्रबलैंड के तौर पे डेवलप किया जाए। तो केवल बड़े स्तर पे प्लांटेशन। जी, जो इंदिरा गांधी नहर की आप बात कर रहे थे चेतन, मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में जब भी टेम्परेचर की बात होती है तो ऑल ऑफ सडन हमारे दिमाग में आता है कि सब गर्मी सबसे ज्यादा जैसलमेर में पड़ती होगी। मैं पिछले 1 महीने का टेम्परेचर देख रहा हूँ, 10 जो हॉटेस्ट प्लेस इन द इंडिया के अंदर न तो जैसलमेर का नाम आता है, न बीकानेर का नाम आता है, न बाड़मेर का नाम आता है, न जोधपुर का नाम आता है। कौन से नाम आते हैं? धौलपुर, करौली, राजस्थान के प्रतापगढ़। तो या आप ये मान लीजिए कि डेजर्ट हैं बट प्लांटेशन हुआ है ओवर द टाइम। जो गर्मी होनी चाहिए थी, तो जो जंगल वाले इलाके थे वहां पे तो गर्मी बढ़ रही है, और जो डेजर्ट वाले इलाके थे वो मॉडरेट टेम्परेचर पे आ रहे हैं, 42, 43, 45 तक आ रहे हैं। और बहुत सारे सेंट्रल इंडिया के और आपको जो बुंदेलखंड का इलाका है वो आप देखिए कितना गर्म हो रहा है। और दूसरा आपने चेतन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की, मैं बताना चाहूंगा कि बीकानेर और जोधपुर में डेंगू सारी साल मिलता है। डेंगू का मच्छर जो अपना एडीज है वो सारी साल मिलता है, और डेंगू के पेशेंट सारी साल मिलते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा कहीं पे नहीं आपको मिलेगा जहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमने एडीज इजिप्टी टाइगर मॉस्किटो के लिए पैदा किया है। और उसका धन्यवाद मैं 1958 में हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो प्लान करके मरु गंगा के रूप में लाई गई थी, वो मरु गंगा बेसिकली कंफ्यूज होके और सब कुछ गड़बड़ कर रही है। और इतना बड़ा ओपन कैनाल सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बुरा आइडिया उस जमाने में किसी ने सोचा था। पानी पीने का सबको मिला है, और मॉइस्चर इस लेवल पे बढ़ गई है कि पार जी हमारे जैसलमेर के बर्ड्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। 144 या 145 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स 2000 तक मिलती थी। आज पार जी बता सकते हैं जैसलमेर में कितने स्पीसीज के बर्ड्स मिल रही है ईयर राउंड? सर ईयर राउंड सर 200 के ऊपर रहना निकल चुका है। साइटिंग्स जो हैं बर्ड्स के स्पीशीज हैं वो 200 से ज्यादा दिखने लग गई अभी। 354 या 355 की चेकलिस्ट जैसलमेर की बन चुकी है। 355 स्पीसीज की चेकलिस्ट जैसलमेर की बन चुकी है। अब आप यू कैन इमेजिन, जो आपको बर्ड्स के नाम लेने, आप वेटलैंड की ले लीजिए, आप पेलिकन्स ले लीजिए, स्टॉर्क ले लीजिए, स्पून बिल ले लीजिए, आपको जो आपको नाम सुनना है वो सारे आपको वहां पे मिलेंगे। इवन ब्लैक स्टॉर्क आपको वहां पे मिलेंगे, पेंटेड स्टॉर्क वहां मिलेंगे। ब्रीडिंग प्लूमेज में बहुत सारे अभी फ्लाई कैचर्स ऑलमोस्ट सारे जैसलमेर में मौजूद हैं। फ्लाई के तो जब फ्लाई कैचर्स व्हाइट ब्रोड फैंटल फ्लाई कैचर फॉरेस्ट के बर्ड्स हैं। व्हाइट ब्रोड फैंटल फ्लाई कैचर जैसलमेर में ब्रीड करता है। तो कौन सी स्पीसीज जो हम लोग जंगल की मानते थे, आज अगर आपको जैसलमेर में देखना है तो जिसको हम लोग कहेंगे बैरूपिया टाइप का इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे आपको डेजर्ट के अंदर फॉरेस्ट की स्पीसीज मिल रही है और फॉरेस्ट के अंदर डेजर्ट की स्पीसीज मिल रही है, और आप क्लियर कट डिमार्केशन कर ही नहीं पाते हो कि कौन सा इकोसिस्टम कहाँ पे मर्ज हो रहा है। तो ये जो एमालगेशन ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम, जो एक क्लियर कट इकोटोन होता था कि साहब यहाँ से आप ट्रू इकोसिस्टम डेजर्ट का आपको देखने को मिलेगा या एरिड ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको एरिड ग्रासलैंड के बीच बीच में आपको कुछ और ही मिलने लग जाता है। अभी पेंटेड स्नाइप का फोटो, ब्रीडिंग प्लूमेज के अंदर एक पैर का फोटोग्राफ श्याम मीना जी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने शेयर किया उन्होंने, और कैसे ये बर्ड जो है वहाँ पे ब्रीड कर रही। और अभी 2 दिन पहले होबारा बस्टर्ड जैसलमेर के किनारे पे फिरोपिस बीएसएफ वालों ने पकड़ा। तो जून की गर्मी के अंदर होबारा बस्टर्ड अभी भी वहां पे डोल रहा है, या तो कंफ्यूज है या घूम रहा है। और एक मेरे साथी हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर सुरेश कुमार, उनका एक रेडियो टैग कॉमन क्रेन है, वो कच्छ से बाड़मेर के इलाके के अंदर खेत में पहुंच गया, और वहां पे लोगों ने सोचा उसके पीछे कुछ लगा हुआ है और तो पड़ोसी देश की हरकत है इस टाइप करके, और उसको बांध के रखा हुआ है। तो कैसे कौन सी स्पीसीज माइग्रेट कर रही है, कौन सी क्या कर रही है, टोटल कंफ्यूजन हुआ, बिकॉज हमने इकोसिस्टम को पहचाना नहीं, और हमने हर जगह चाह के जहाँ सबको ग्रीन कर दो, जैसा आपने बोला कि सारा हरा ही नहीं होना चाहिए, ऑल ग्रीन इज आल्सो नॉट गुड।
some brown color is also important, some yellow color is also important. अगर आप जैसलमेर का या डेजर्ट का इकोसिस्टम अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा वहाँ पे ड्यूनल इकोसिस्टम है, वहाँ पे इंटरड्यूनल इकोसिस्टम है, माइक्रो हैबिटेट्स हैं, ड्यून माइक्रो हैबिटेट, इंटरड्यूनल माइक्रो हैबिटेट, सैंडी प्लेन माइक्रो हैबिटेट, आपका ग्रेवली माइक्रो हैबिटेट जिसको हम लोग मगरा कहते हैं, और आपका छोटे छोटे हिलॉक्स हैं, छोटी स्ट्रीम्स हैं, सीजनल स्ट्रीम्स हैं जो जब चलती है तब कोई उसकी रोड से जब क्रॉस होती है तो कोई उसको पार नहीं करने की कोशिश करता क्योंकि उसकी पावर किसी ने जज ही नहीं करी। तो ऐसी ऐसी नदियां चलते हैं, नाले चलते हैं, बारिश होती है। बारिश का आपने एग्जांपल दिया, जैसलमेर में एक जमाने में 100 mm की बारिश रिकॉर्ड मानी जाती थी, 120 तक रिकॉर्ड माना जाता था। आज अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप 15 ईयर्स का एवरेज टेम्परेचर देखें, एवरेज रेनफॉल देखें, तो रेनफॉल कम से कम 40-50 mm बढ़ चुका है जैसलमेर का। और अगेन क्रेडिट गोज टू इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एंड इट्स प्लांटेशन। मैं इसमें तो एक बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्लीज ऐड करिए। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो रेनफॉल बढ़ा है इसके कारण कुछ जो हमारे डेजर्ट स्पीशीज हैं, स्पेशली फ्लोरा स्पीशीज लाइक जिसे हम कहते हैं कैरेलुमा एड्यूलिस है, जो कि एक बहुत सेंसिटिव, इट्स अ सक्लेंट प्लांट है जो कि सैंड ड्यून्स के ऊपर, ओपन सैंड ड्यून्स पे उगता है वो। तो ज्यादा नमी और ज्यादा बरसात होने से इट हैज बिकम अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड नाउ, मतलब उसको ढूंढना मुश्किल हो गया है कि वो, क्योंकि उसका एक कल्चरल यूजफुलनेस थी। इट वाज जैसे कहते हैं कि ये खाद्य पौधा था, जैसलमेर के अंदर इसको बहुत चाव से खाया जाता है, उसकी सब्जी बनती है, उसकी दाल बनती है, सैलेड के रूप में उसको खाया जाता था। एंड सडनली जो है लास्ट 10-15 ईयर्स में ये तो पूरी तरीके से गायब हो गया, बाजार में आना बंद हो गया, बाहर विल्डरनेस में भी नहीं दिख रहा है। अब विल्डरनेस में ये केवल उन एरियाज में दिख रहा है जहाँ, जो कि कनाल जहाँ पे अभी तक नहीं आई है, दैट इज जो हमारा जो वेस्टर्न और सदर्न एरियाज के जो सैंड ड्यून्स हैं जैसलमेर के, ये केवल वहीं पे अब नजर आ रहा है। और वहां पे भी बहुत रेयर हो चुका है, क्योंकि ज्यादा बारिश आने से वो ज्यादा मॉइस्चर जब रहता है तो वो उसका जो सक्लेंट सेल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो गल जाता है पौधा इन्फेक्शन होकर। करना चाह रहे थे जी। मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो अभी जो बड़ा बदलाव रेगिस्तान में आया है उसके अंदर एक बड़ा रीजन ये भी रहा है कि जितनी भी मैनेजमेंट पॉलिसीज हमारी रही है उसका सारा सेंटर है जो अक्सर या तो बायोडाइवर्सिटी रहा है या फिर जस्ट ह्यूमन यूज रहा है। हमने दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच के, तो मतलब ये नहीं देखा कि जो लैंडस्केप सिमिलर तरीके से वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन एक ही साथ यूज ले रहे हैं, इनको हमने अलग अलग तरीके से लाइक लोगों की एक्टिविटीज को इकोसिस्टम का पार्ट नहीं देखते हुए लोगों की एक्टिविटीज को इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी के तौर पे देखा गया। जैसे पार्थ भाई साहब ने बताया था ग्रेजिंग के बारे में कि शुरू से ये ट्रेंड रहा है कि ओवर ग्रेजिंग जो भी हो रही है मनुष्यों की, उसके कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, जो कि बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी बताते हैं कि गलत है, क्योंकि ग्रेजिंग इन ग्रासलैंड्स को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है जो इनका सीड डिस्पर्सल भी करती है, रीमिनरलाइजेशन भी करती है। अगर ग्रेजिंग नहीं होगी तो एवरी ईयर ग्रास ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो जो पुरानी पॉलिसीज रही है आज से आज तक कि हम जहाँ भी प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं हम ग्रेजिंग एक्सक्लूड कर देते हैं वहाँ से कि यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं होगी। और आई थिंक ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि जो डीएनपी की प्रोटेक्टेड लैंड है उसके अंदर ग्रेजिंग बंद है, इस कारण यह भी कि कम आबादी प्रोटेक्टेड एरिया में जबकि बड़ी आबादी वहाँ है जहाँ ग्रेजिंग भी चल रही है। और ये एक एग्जाम्पल रहा है कि हमने जब ह्यूमन एक्टिविटीज और वाइल्ड लाइफ को एक अलग समझ के देखा है, जबकि पूरे इकोसिस्टम में दोनों का इक्वल शेयर है। ह्यूमन एक्टिविटी उतनी ही फायदेमंद है वाइल्ड लाइफ के लिए जितनी कुछ एक्टिविटी नुकसानदायक हो सकती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जैसा नहीं है कि सारी ह्यूमन एक्टिविटी ही लैंड डिग्रेड कर रही है, क्योंकि हिस्टोरिकली रेगिस्तान को जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो लोगों की एक्टिविटी के कारण बनी है। ग्रासलैंड डेवलप हुए हैं, गोचर ओरण की जो प्रवृत्ति रही है रखने की, वो भी एक तरीका है कि अब लोगों ने कैसे मैनेज किया लैंडस्केप को। तो प्रिस्टीन इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ हो, इंसान नहीं हो, वो एक तरीके से मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिस्टीन इकोसिस्टम में ह्यूमन का भी उतना ही पार्ट है जितना वाइल्ड लाइफ का है। हम कुछ एक्टिविटी स्पेसिफिक इम्पैक्ट हो सकते हैं जिनको मिटिगेट किया जा सकता है, पर एक फिलोसॉफी की ह्यूमन एक्सक्लूड करके ही कंजर्वेशन किया जाए, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम बहुत सारी स्पीशीज को बचा नहीं पाए अभी तक। ये बहुत
स्पीशीज का सर्वाइवल भी ह्यूमन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं ह्यूमन चले जाएंगे प्लानिट खुश होगा या ऐसा खुशहाल होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ह्यूमंस का भी उतना ही रोल है इनको बनाए रखने में। और बहुत सारे एग्जांपल और लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज ये चीज़ें बार बार हाईलाइट करती रहती है कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज आर गोइंग टुगेदर। को एग्जिस्टेंस कितने लंबे समय से चल रहा है, जिसको हमने अभी तक समझने में बहुत सारी चूक करी है। पार्थ जी, आप ऐड करना चाहेंगे? जी एकदम सही बात इन्होंने बताई है कि जो ग्रासलैंड्स हैं उनका मतलब काफी जो उनकी डिपेंडेंसी है वो इस ग्रेजिंग और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और क्योंकि जैसा कि हम हिस्टोरिकली जूलॉजिकली भी तो अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉस इंडिकस जो थी गाय की, जो एक्चुअल जो वाइल्ड स्पीशीज थी, वो इस थार डेजर्ट के अंदर ही डेवलप हुई थी, इस इकोसिस्टम में डेवलप हुई थी। तो गाय एक तरीके से इस ग्रासलैंड को डेवलप करने में मतलब जब से ये इलाका मौजूद रहा है पृथ्वी पे, तब से वो इसको मेंटेन करते आई है, सस्टेन करती आई है। और उसके बाद में हमारे जो ऊंट आए, भेड़ बकरी आई, दे ऑल हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर। और हमें उस चीज को समझना जरूरी है। और स्पेशली जब हम गोडावन के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो गोडावन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई दैट इज टोटली डिपेंडेंट कि वो हमारे पशुपालकों के ऊपर ही निर्भर है। और हम पशुपालकों को मना कर रहे हैं कि भाई आप चराई मत करो, यहाँ पे गोडावन आपके कारण असुरक्षित हो रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा इस चीज को, और स्पेशली हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा इस चीज को सोचना चाहिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ जो कि एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया कंजर्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये वही टाइम फ्रेम है जिसमें कि हमने डीएनपी बनाया था 1982 के अंदर। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर माउंटेन गोरिल्लास की जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 200-250 के आसपास थी। और वहां पे जो वो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो एक वॉल्केनिक साइट है जो कि रवांडा, कांगो और युगांडा तीनों कंट्रीज के बीच में आता है, उसको एक नेचर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था। सेम टाइम फ्रेम में हमने भी डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया था 1981-82 के दौरान में जैसलमेर के अंदर, टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो 40 साल के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जैसलमेर में, वो 600 जो उस समय पॉपुलेशन थी उससे घटकर आज 100 के नीचे आ चुका है। और माउंटेन गोरिल्लास जो हैं वो वहां पे उस नेचर रिजर्व के अंदर 250 से 1000 के ऊपर आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हमें डीएनपी की जो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम करा, फॉरेस्ट गार्ड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मना नहीं करते। एक लाठी पे 40 डिग्री तापमान के अंदर दिन भर वहां पे घूमना, गायों को वहां से खदेड़ना बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, मेहनत भी करी जा रही है, सब हो रहा है। लेकिन हम कहाँ कहीं जो हमारा फॉल्ट हुआ है उसको मापने का ये तरीका है कि एक जगह पे उसी टाइम फ्रेम में 1982 में जो चीज चालू करी गई वहां 250 से 1000 पहुंच गए और यहाँ पे हम 600 से 100 में आ गए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हमें सोचनी चाहिए। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है हमसे सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी और चेतन और हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट अभिनव भारती, जो एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब तैयार हुए और हमने एक डिस्कशन करने की कोशिश की कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम घास की भी बात करें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम डेजर्ट की बात करें और कैसे वहाँ के बायोडाइवर्सिटी की बात करें। और इन सब को अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिट देने वाली चीज़ है। आज हम पूरी दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड वन हेल्थ पॉलिसी
हर चीज़ को हम लोग ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं, और एक देश की, एक राज्य की चीज़ दूसरे राज्य में पहुंचती है, एक देश की चीज़ दूसरे देश में पहुंचती है, और आप ये मान के चलिए कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पहुंचने वाली चीज़ है। तो उसी स्टाइल में इस साल का जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम ही है कि देयर इज ओनली वन अर्थ टू सर्वाइव फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा EIDS फाउंडेशन की एंटायर टीम का, एंड डायरेक्टर डॉक्टर ममता रावत फॉर अलाउइंग अस टू होल्ड दिस सेशन, एंड पार्थ जगानी जी का जो EIDS फाउंडेशन के कुछ प्रोग्राम्स को जैसलमेर में लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ में कुछ हमारे साथी जो हैं वो बिहाइंड द स्क्रीन है, सुमेर सिंह जी पाटी सामठा देगरा और से जुड़े हैं, वो काम करते हैं, और राधेश्याम पेमानी विश्नोई धोलिया, श्याम विश्नोई धोलिया, और मूसा खान, उर्स खान, निम्बा गांव डेजर्ट नेशनल पार्क, और मोकला से हमारे साथी कुंदन सिंह भाटी, और बहुत सारे अन्य साथी जो हमारे साथ में पिछले करीब 2-3 साल से हमारे ऐसे ही आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ यात्रा तय कर ली, पर कम से कम 2-5 फीट तो हम चल ही लिए। तो हम जो स्मॉल स्टेप्स हम ले रहे हैं, जिसके अंदर एक लार्जर लैंडस्केप की हम बात कर रहे हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उस लैंडस्केप का एक है, और उस स्पीसीज का कनेक्शन हम हर चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, लाइफ स्टॉक रियरिंग है, सीप कोट रियरिंग है, और नेचुरल आपका खड़ीन फार्मिंग है, और कंजर्वेशन एजुकेशन, और वो सब तो चीज़ें है ही, पर हम कैसे साइंस को, पॉलिसी को ज़मीन लेवल पे लाके लोगों को हम उनकी लैंग्वेज में समझाएं, उनके साथ बैठ के समझाएं, वो हम प्रयास में हैं। और उसके लिए मैं पार्थ जगानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक हमारे साथी हैं जो आज इस प्रोग्राम में पैनलिस्ट जुड़ नहीं पाए, अमिताभ बलोच, वो बड़े आइकॉनिक लेवल पे काम करते हैं। वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं, और जैसलमेर में और उस आसपास के इलाके के जितने भी किसान हैं उनको वो सप्लाई भी करते हैं। और एक हमारे साथी हैं इंटेक के यशवर्धन शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनकी आइडियाज़ और उनकी मदद से हमने कुछ जैसलमेर के करीब 85 ओरन का सर्वे किया, और उनका हमने डॉक्यूमेंटेशन करके कम से कम एक रिपोर्ट तो हमने तैयार की कि कौन सा ओरन का आज की डेट में क्या स्टेटस है। और एक हमारे साथी हैं भोपाल सिंह झालोड़ा। तो बहुत सारे हमारे साथी गाँव से जुड़े हुए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी बातों को सुना और हमारे साथ में जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर। थैंक यू सर।